तो गाइस नई सीरीज की स्टार्टिंग में हमें जियानलैंड कंटिनेंट के बारे में बताया जाता है। यहाँ पर इमॉर्टल कल्टीवेशन पॉसिबल है और इस जियानलैंड कंटिनेंट पर कल्टीवेटर ही यहाँ के मास्टर्स होते हैं। और बात करें ह्यूमंस की तो ह्यूमंस सिर्फ हमेशा मेहनत करते ही रह जाते हैं अपनी पूरी जिंदगी भर। इसलिए यहाँ पर कुछ ऐसे भी ह्यूमंस हैं जो कि कल्टीवेट करना चाहते हैं इमॉर्टलिटी को, और बस कल्टीवेशन करने का एक मौका ढूंढने के लिए वो अपनी पूरी की पूरी जिंदगी बिता देते हैं एक चांस पाने के लिए। तभी नेक्स्ट सीन में हमें एक फैटी को दिखाया जाता है जो कि किसी कहीं पर चढ़कर जा रहा होता है और काफी ज्यादा थक चुका होता है और कह रहा होता है कि मॉम ने मुझे यहाँ पर आने के लिए कहा था और कहा था कि मुझे इस माउंटेन पर चढ़कर जाना है ताकि मैं इमॉर्टल कल्टीवेटर बन सकूं। और तो और ये भी कहा था कि अगर मैं इमॉर्टल कल्टीवेटर बन गया तो मुझे फ्यूचर में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल और बहुत ज़्यादा अच्छी वाइफ भी मिल जाएगी। और जब मैं अपने इस मिशन को पूरा करने के लिए बाहर गया तो कोई भी सेक्ट और कोई भी कल्टीवेटर मास्टर मुझे सिखाने के लिए तैयार नहीं है और मुझे कोई भी एडमिशन ही नहीं दे रहा है। ये वाकई में बहुत ज़्यादा हार्ड है मेरे लिए। और जब मैंने सारे के सारे सेक्ट्स चेक कर लिए हैं और कोई भी मुझे एंट्री देने के लिए तैयार नहीं है, अब मेरे पास सिर्फ लास्ट ऑप्शन बचा हुआ है, ये बचा कुचा आखिरी सेक्ट जिसका डिवाइन इमॉर्टल सेक्ट इसका नाम है। लेकिन इसका जब मैंने प्रचार देखा तो ये मुझे कुछ अजीब सा लगा और इसके पास जितने भी पैसे थे सारे के सारे पैसे इस यहाँ पर इसके एडमिशन के लिए टिकट खरीदने के लिए आ चुका है लेकर। और जब वह आकर उस सेक्ट को देखता है तो वहाँ पर एक छोटी सी कुटिया बनी होती है जिसको देखकर वो फैटी कहने लगता है, ये सेक्ट भाई इसने तो मेरा पागल बना दिया, पागल। और उस पर्चे को जमीन पर फेंकने का कहने लगता है कि जो भी यहाँ पर इसने कहा था सब कुछ झूठ है, ये सब कुछ फ्रॉड है और मुझे अब यहाँ पर कोई भी विश्वास नहीं हो रहा है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, ये बस मेरा समय बर्बाद कर दिया इसने। लेकिन तभी अचानक से हमें किसी को दिखाया जाता है, उस फैटी का कोई पैर पकड़ लेता है और उसके पैर पकड़कर खींचने लगता है और उससे कहने लगता है कि तुम इस जगह को छोड़कर मत जाओ। जिसको देखकर फैटी एकदम के लिए सरप्राइज हो जाता है और उससे पूछने लगता है कि आखिरकार तुम कौन हो। तभी हमें इस सीरीज के एमसी को दिखाया जाता है जो कि उससे कहने लगता है कि तुम यहाँ पर इमॉर्टल कल्टीवेशन करने के लिए आए हो ना, मैं इस डिवाइस इमॉर्टल सेट का सेक्ट मास्टर हूँ और मेरा नाम वन फैंग है। और तभी हमें इसके पास्ट के बारे में बताया जाता है और बताता है कि 3 दिन पहले की बात है, मैं बस एक कॉमिक बनाने वाला बंदा था, लेकिन ज्यादा कॉमिक और ज्यादा मेहनत और ज्यादा काम करने के कारण, ओवर वर्किंग करने के कारण मेरी मौत हो गई और मेरी सोल ने मेरी बॉडी को वहीं पर छोड़ दिया। और उसके बाद मेरी सोल इस कल्टीवेशन की दुनिया में ट्रेवल कर गई और जिस वक्त मैं इस कल्टीवेशन की दुनिया में ट्रेवल करते हुए आ रही थी मेरी सोल, तभी वहां से एक इमॉर्टल कल्टीवेटर गुजरने में लगा हुआ था अपनी स्वॉर्ड पर, जिसके कारण मैं उससे जाकर टकरा गया और टकराने के बाद सीधे जमीन पर गिर गया। और जब वह देखता है कि एक उड़ती हुई स्वॉर्ड पर बंदा जाने में लगा हुआ है तो वो कहने लगता है, एमसी हमारा, क्या ये वही वर्ल्ड है, क्या ये इमॉर्टल वाला वर्ल्ड है जिसके बारे में मैं सोचने में लगा हुआ था? ए भगवान, इसका मतलब ये हुआ मैं सच में एक दूसरी दुनिया में आ चुका हूँ। लेकिन इस बुड्ढे को तो देखो, इसमें बिल्कुल भी तमीज नाम की चीज नहीं है, ये किसी को ठोककर ऐसे ही चला गया, कोई मैनर्स ही नहीं है इन कल्टीवेटर्स में। तभी अचानक से हमारे सिस्टम का मिशन चालू हो जाता है, हमारे एमसी का सिस्टम चालू होकर उसे मिशन देने लगता है और उसे नोटिफिकेशन देते हुए कहने लगता है कि आपको मुबारकबाद हो होस्ट, आप जियानलैंड कंटिनेंट में आ चुके हैं, वो भी सुरक्षित। और इसके गिफ्ट के तौर पर आप मेरे होस्ट को सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्ट सिस्टम गिफ्ट के तौर पर दिया जाता है। ये देखने के बाद हमारा एमसी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहने लगता है, वाओ मजा आ गया। यही बात है ना, जैसे जैसे लोग ट्रेवल करते हैं दूसरे दुनिया में तो उसके बदले में जो चीट कोड मिलती है ना, शायद मेरे भी समय आ चुका है और मुझे भी एक सिस्टम मिल चुका है। और जबकि मैं कल्टीवेशन वर्ल्ड में आ चुका हूँ तो यहाँ पर हेवन डिफाइंग स्पिरिचुअल एनर्जी तो जरूर होगी और बहुत ज्यादा सुपर्ब टेक्निक्स और मैजिकल इनविजिबल मैजिक ट्रेजर तो जरूर होंगे। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन कहने लगता है कि तुम्हारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बस एक रिक्रूटमेंट सिस्टम है और सिस्टम के द्वारा तुम्हें ये मिशन दिया जाता है कि तुम्हें खुद का एक सेक्ट एस्टेब्लिश करना है, बनाना है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्ट बनाना है और इसके चर्चे, इसकी बात पूरी दुनिया में फैलाना है कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्ट तुम्हारा ही है। ये बात सुनने के बाद एमसी बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और उससे क्या लगता है कि तुम मेरे साथ मजाक करने में लगी हुई हो, आखिरकार ये किस तरीके का सिस्टम है अगर ये मुझे कुछ भी नहीं दे सकता तो। लेकिन तभी वहां पर नोटिफिकेशन आता है और उसमें लिखा हुआ होता है और उसे सिस्टम बताता है कि जैसे जैसे तुम्हारे पास स्टूडेंट तुम एक्सेप्ट करते जाओगे तुम अपने सेक्ट में, वैसे वैसे तुम्हें इसके बदले में गिफ्ट मिलते जाएंगे। क्या तुम इस सिस्टम को एक्टिवेट करना चाहते हो, एक्सेप्ट करना चाहते हो? और तभी हमारा एमसी बिल्कुल बिना सोचे समझे हाँ कर देता है। तभी कई सारे मैसेज वहां पर आ जाते हैं और सिस्टम उसे कई सारे नए टास्क देता है। पहला टास्क होता है उसे यहाँ पर पहली बार आने के बदले में एक गिफ्ट पैक मिलता है छोटा सा, जिसको देखकर वो सरप्राइज हो जाता है और कहने लगता है कि मैंने तो वाकई में बहुत ज्यादा बड़ा जैकपॉट हिट कर दिया है, मेरी तो किस्मत चमक गई यार। और 3 दिन का एक मिशन दिया जाता है सिस्टम के द्वारा और सिस्टम के तरफ मिशन दिया जाता है कि 3 दिन के अंदर अंदर तुम्हें तुम्हारा सबसे पहला डिसिपल को रिक्रूट करना है, वो भी अपने नए सेक्ट
जो तुमने बनाया है उस सेक्ट में, और इस तरीके से रिक्रूट करना है कि वे इच्छा अनुसार अपनी खुद की इच्छा से तुम्हारे सेक्ट को ज्वाइन करें, और उनके पास जितनी भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें एंट्री फी के तौर पर वो तुम्हें दे दे, और तभी तुम्हारा मिशन सक्सेसफुल रहेगा। ये बात सुनने के बाद वो काफी ज्यादा भड़क पड़ता है और गुस्सा कहने लगता है सिस्टम पर, और कहने लगता है कि तुम मेरे साथ मजाक करने में लगी हुई हो, ना तो मेरे पास स्पिरिचुअल एनर्जी है, ना ही कोई टेक्निक है, ना ही कोई मतलब ऐसी कोई मेडिसिन है जो कि किसी को बहुत ज्यादा पावरफुल बना सके, और आखिरकार तेरी हिम्मत कैसे हुई? तुम ही खुद बताओ सिस्टम, मैं किस तरीके से डिसिपल्स को रिक्रूट कर सकता हूँ? तभी सिस्टम रेड हो जाता है और उससे कहने लगता है कि अगर होस्ट ने दिए गए मिशन को कंप्लीट नहीं किया तो मैं होस्ट को एक्सटर्मिनेट कर दूंगा, यानी कि होस्ट मर जाएगा। ये बात सुनने के बाद हमारे एमसी की फट जाती है, पसीने पसीने हो जाता है, और कहने लगता है जरा इस सिस्टम को देखो कितना ज्यादा बकवास सिस्टम है, और मन में सोचता है, कह रहा होता है कि मुझे सिस्टम के द्वारा ना मार दिया जाए, इसके बदले में मतलब इस सिस्टम से बचने के लिए मैं 3 दिन से अपनी जी जान लगाकर मेहनत करने में लगा हुआ हूँ, ताकि मैं किसी एक स्टूडेंट को एक्सेप्ट कर सकूं अपने छोटे से सेक्ट में। और मेरी जो डेडलाइन है वो ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है, और अब मेरे पास सिर्फ यही एक फैटी बचा हुआ है जिसे मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ, तो मैं इसे किसी भी हालत में जाने नहीं देने वाला, इसे मैं अपने सेक्ट में शामिल कर ही रहूंगा। और तभी उसे मक्खन लगाते हुए उससे कहने लगता है, यंग मैन, मैं तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि तुम्हारे अंदर तो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बोन्स हैं, तुम्हारी हड्डियां काफी ज्यादा मजबूत हैं, और तुम्हारा टैलेंट तो भाई करोड़ों में है, करोड़ों में मिलियंस में तुम्हारा टैलेंट है, और अब मैंने तुम्हारा टैलेंट देख लिया है, तो मैं तुमसे पावरफुल बनने की उम्मीद करता हूँ, और तुमसे कहता हूँ कि तुम मेरे सेक्ट को ज्वाइन कर लो और मेरे स्टूडेंट बन जाओ, कैसा रहेगा तुम्हें? ये बात सुनने के बाद उस फैटी को उसकी बात पर विश्वास नहीं होता, और उससे कहने लगता है, आखिरकार कौन बंदा इस जैसे सेक्ट पर विश्वास करेगा, और तुम मुझे अपने स्टूडेंट के तौर पर एक्सेप्ट करना चाहते हो? जरा अपने सेक्ट को देखो, तुम बस एक कुटिया में अपना नाम लिख लिया और तुम कह रहे हो कि ये तुम्हारा सेक्ट है, कौन विश्वास करेगा इस बात पर? और तो और तुम्हारी शक्ल देखकर ही ऐसा लगता है कि तुम यहाँ पर एक्टिंग करने में लगे हुए हो, तुम कोई एक्टर और कुछ नहीं, और तुम कोई अच्छे बंदे नहीं हो, तुम्हें देखकर ही पता चल गया मुझे। तभी एमसी उसके पास जाता है और उससे कहने लगता है, हे यंग मैन, तुम्हें तो पता ही होगा जिस तरीके से तुम बुक के कवर से पता नहीं लगा सकते कि आखिरकार बुक क्या है, और अंडर एस्टिमेट किसी को नहीं करना चाहिए, और मुझे ये भी पता है कि वहाँ पर इस दुनिया में इतने भी बड़े बड़े सेक्ट है जहाँ पर तुम एडमिशन लेने के लिए गए थे, उन्होंने सभी ने तुम्हें बाहर निकाल दिया है, वो सोचते हैं कि तुम्हारा टैलेंट एकदम बेकार है, लेकिन मैं तुम्हें दिल से बता सकता हूँ कि तुम वाकई में बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो, इसलिए मैं तुम्हें एक्सेप्ट करना चाहता हूँ अपने इस सेक्ट में। इतनी ज्यादा तारीफ सुनने के बाद फैटी उससे कहने लगता है कि मैं सच में लाइफ में कल्टीवेट कर सकता हूँ और इमोर्टलिटी के लिए असेंड कर सकता हूँ, और इस मौके का फायदा उठाते हुए एमसी उससे कहने लगता है कि तुम्हें पता है कि आखिरकार मेरे सेक्ट का नाम डिवाइन इमोर्टल सेक्ट क्यों है? जैसा कि मेरे सेक्ट का नाम कहता है, तुम जैसे ही मेरे सेक्ट को ज्वाइन करोगे तो मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पावरफुल बना दूंगा और तुम इमोर्टल बन जाओगे, और इमोर्टल बनने के बाद तुम्हारी जो भी इच्छाएं वह तुम पूरी कर सकते हो। और फैटी सपने देखने लगता है किस तरीके से पावरफुल बन जाएगा, तो एक मॉन्स्टर किसी लड़की को परेशान कर रहा होगा, वो उस मॉन्स्टर को मार देगा, लड़की बढ़ जाएगी, शादी कर लेगा, वाइफ बन जाएगी, और फलाने खाना। समझ गए कैसे सपने? आप बताओ आपके क्या सपने हैं? और इतने ज्यादा सपने देखने के बाद वो फैटी अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता है, और अपने बैग से जितने भी पैसे बचे होते हैं बिलोंगिंग सारी की सारी निकाल लेता है, और हमारा एमसी भी उसे पागल बनाने में कामयाब रहता है ऑलमोस्ट। और तभी जैसे ही वो पैसे लेने वाला होता है तो वो फैटी उसे देने से मना कर देता है, एकदम से खींच लगता है अपने बैग को, और गुस्से में अपने एमसी की तरफ देखते हुए उससे कहने लगता है, क्या होगा अगर मैं सच में इमोर्टल नहीं बन पाया तो? तभी एमसी उससे कहने लगता है कि तुम्हें बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, अगर तुम इमोर्टल नहीं बन पाए तो मैं जितने भी पैसे फीस के तौर पर तुमसे लिए वो सारे के सारे मैं तुम्हें वापस कर दूंगा, और तुमसे यही वादा करता हूँ कि तुम्हारी वाइफ के लिए मतलब तुम्हारे लिए एक अच्छी सी सुंदर सी ब्यूटीफुल सी वाइफ भी ढूंढ दूंगा। ये बात सुनने के बाद फैटी उसको डाउट वाली नजरों से देखने लगता है। तभी एमसी उससे कहने लगता है कि आखिरकार तुम इतना ज्यादा वेट क्यों करने में लगे हुए हो, जल्दी से अपना डिसीजन ले लो। और फैटी मनी मन में सोचते कहने लगता है, जरा इस सेक्ट के सेक्ट मास्टर को तो देखो, जो कि इतनी ज्यादा मेहनत करने में लगा हुआ है मुझे बस रिक्रूट करने के लिए। मुझे लगता है कि मैं वाकई में एक बहुत बड़ा जीनियस हूँ जिसे ये कुछ भी कर कर हासिल करना चाहता है। और उससे कहने लगता है कि मैं तुमसे पहली बात बताने चाहता हूँ कि मैं कभी भी हार्ड ट्रेनिंग को झेल नहीं सकता, तो रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे इतना ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग ना दे, और तो और तुम्हें इस बात का भी ख्याल रखना होगा कि मैं कभी भी भूखा ना रहूं, और मेरे कपड़े भी धो दिया करना, और मेरी हर एक इच्छा को पूरा करना, यही तुम्हारा काम है। क्या ये सब प्रोवाइड करवा सकते हो? ये बात सुनने के बाद एमसी उससे कहने लगता है, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, ये तो ऐसी चीजें हैं जो मुझे करनी चाहिए जरूर। पूरी तरह मन में सोचते हुए एमसी कहने में लगा हुआ था कि मैं यहाँ पर कोई स्टूडेंट वगैरह नहीं ढूंढने में लगा हुआ हूँ, बल्कि मैं अपनी जान बचाने के लिए ये सब करने में लगा हुआ हूँ। अगर मैंने एक भी स्टूडेंट को एक्सेप्ट नहीं किया तो ये सिस्टम मुझे मार देगा। अगर इस सिस्टम के लिए नहीं होता ना तो अब तक तो मैं तुझे पता नहीं कहाँ पहुंचा देता फैटी कहीं का। और तभी वो उस पैसे को एमसी के बैग में हाथ में छोड़ देता है, जिसके बाद सिस्टम नोटिफिकेशन देता है और उससे कहने लगता है कि मुबारकबाद होस्ट, आपने आपका पहला पहला स्टूडेंट प्राप्त कर लिया है। सिस्टम के द्वारा जो टास्क दिया गया था उसे कंप्लीट कर लिया गया है, और आप अपने स्टेटस बोर्ड को चेक कर सकते हो जाकर अपना रिवॉर्ड। तभी वहाँ पर नोटिफिकेशन आया रहता है एक और,
आपका मिशन कंप्लीट हो चुका है तो वो रिवॉर्ड चेक करने लगता है और कहने लगता है, मन में सोचते हैं चलो देखते हैं कि आखिरकार मुझे क्या रिवॉर्ड मिला है। लेकिन जैसे ही वो चेक करने वाला होता है तो फैटी सीधे जाकर उस सेक्टर मास्टर के ऊपर चढ़ जाता है और उसकी पीठ पे चढ़ने के बाद उससे कहने लगता है, तुम वाकई में बहुत ज्यादा अच्छे हो सेक्टर मास्टर, तुम मुझे सिर्फ अपने इस सेक्टर में एक्सेप्ट ही नहीं किया बल्कि मैं आपने मुझे पूरी तरीके से स्पॉइल कर दिया है। यहाँ तक कि मेरे खुद के भाई बहन भी मुझे इस तरीके से ट्रीट नहीं करते। तो इस बात के लिए आज से और अभी से मैं आपको बिग ब्रदर कहकर बुलाऊंगा। और इस वक्त एमसी बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और उसे मन में सोचते हुए कहने लगता है कि तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम जहाँ से जल्दी से चले जाओ, मुझे अपने रिवॉर्ड्स को चेक करना है जो सिस्टम के द्वारा मुझे प्रोवाइड करवाए गए हैं। और वो फैटी वहीं पर जमीन पर लेट जाता है और हमारा एमसी वहां से थोड़ा दूर चला जाता है। तभी फीटे दूर से उससे कहने लगता है सेक्टर मास्टर से, हे बिग ब्रदर वांगफेंग, क्या आप मुझे अच्छा खाना नहीं प्रोवाइड करवाओगे, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी हुई है। तभी एमसी वहां से जाते हुए उससे कहने लगता है, अच्छा ठीक है अभी करता हूँ। और मन में सोचते कहने लगता है कि यही मेरा अच्छा मौका है इस फैटी से दूर भागने का। और वो वापस से अपनी उस छोटी सी कुटिया में घुस जाता है और सिस्टम से रिक्वेस्ट करने लगता है कि तुम मेरे एट्रीब्यूट बोर्ड को ओपन करो और मैं अपने रिवॉर्ड को अभी के अभी चेक करना चाहता हूँ कि आखिरकार मुझे क्या मिला है। और तभी वहाँ पर उसका पैनल खुल जाता है, स्टेटस पैनल। वहाँ पर उसे बताया जाता है कि वो उसका नाम वांगफेंग है, कल्टीवेशन तो इसके पास है ही नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं है, ब्लड लाइन भी नहीं है, सेक्ट फाउंडर है इमोर्टल सेक्ट का, सेक्ट डिसिपल है ली क्विंग, यानी कि इस फैटी का नाम है ली क्विंग। और इसके पास समन चांस मिला है वो भी एक, रोल चांस मिला है वो भी एक। और जब इस तरीके का रिवॉर्ड देखता है तो वो कहने लगता है अपने आप से, इसको देखकर तो ऐसा फील हो रहा है जैसे कि किसी ने मुझे सस्ते में निपटा दिया हो। अगर मेरे पास सच में कुछ भी नहीं है तो आखिरकार मैं एक सेक्ट का मास्टर कैसे बन सकता हूँ, क्योंकि ना तो इसके पास कल्टीवेशन है, ना ब्लड लाइन है, ना कॉन्स्टिट्यूशन है, भाई सेक्ट मास्टर कैसे बन सकता है। और तो और जब मैंने लास्ट की लाइंस को चेक किया तो वहां पर मुझे रिवॉर्ड के तौर पर समनिंग का चांस और रोल चांस मिला है, आखिरकार ये क्या चीज है। और सिस्टम से पूछने लगता है, तभी सिस्टम उसे एक्सप्लेन करने लगता है और बताने लगता है, अगर तुम इसका इस्तेमाल करते हो तो तुम दुनिया भर में, मतलब डायमेंशंस भर में जो सबसे ज्यादा पावरफुल बीइंग्स है तुम उन्हें समन कर सकते हो यहाँ पर। और जिन्हें तुम समन करोगे वो तुम्हारे सेट के लिए काम करेंगे और तुम्हारे अंडर में काम करेंगे और तुम्हारे जितने भी स्टूडेंट्स होंगे उन्हें टेक्निक सिखाएंगे, क्लासेस लेंगे उनकी। ये बात सुनने के बाद वो कहीं सरप्राइज हो जाता है और कहने लगता है, तुम्हारे कहने का मतलब है कि यहाँ पर पावरफुल बीइंग्स आ जाएंगे मेरे समन करने पर, और वो भी यहाँ से नहीं बल्कि मैं अलग डायमेंशन से। और वो उस मूवमेंट्स के बारे में याद करने लगता है जब पहले दिन इस जियानिया कंटिनेंट में ये आया हुआ था। दूसरे दिन भी इसे कुछ नहीं मिला और सिस्टम के द्वारा इसे ये कुटिया भी दे दी गई थी। और वो सोच रहा था क्या होगा अगर मॉन्स्टर ने मुझ पर अटैक कर दिया तो। और इसका जियानिया कंटिनेंट में इसका तीसरा दिन में भाई इसकी ऐसी तैसी हो गई थी। और एक पल के लिए तो ये भी सोचने लगा था कि मैं इस जगह को छोड़कर वापस जाना चाहता हूँ, मैं घर पर वापस जाना चाहता हूँ। रो रहा होता है बेचारा। और आखिरकार इसका मौका आ चुका है अपने जलवे दिखाने का और अपने इस रिवॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए उससे कहने लगता है, सिस्टम अब जल्दी से समन करो और मैं चाहता हूँ कि तुम किसी ऐसे बंदे को समन करो जो कि पावरफुल हो, इनविजिबल हो और कोई भी उसे हरा ना पाए। और तभी सिस्टम क्रिंग से बोलता है और तभी वहां पर कुछ समन होने लगता है और कोई बंदा आसमान से टपकने लगता है सिस्टम के द्वारा जिसे बुलाया गया है। और वहां पर एक जोरदार लाइट की बीम निकलती है आसमान में और फैटी आराम से पेड़ पर लेटा हुआ होता है। तभी वहां पर एक जोरदार धमाका होता है और उसके कारण जो फैटी होता है पेड़ से जाकर नीचे गिर जाता है और कहने लगता है, यहाँ पर क्या हो रहा है, अर्थ को क्यों आने में लगा हुआ है यहाँ पर, और ये क्या चीज होने में लगी हुई है, हेवन से किस तरीके का विजन आ लगा है, कोई बचाओ मुझे बचाओ। और आखिरकार वहां पर वो माहौल शांत हो जाता है और फैटी बोलता है कि क्या चल रहा है यहाँ पर इतना ज्यादा शोर मच गया, भब्बर मच गया, इतना ज्यादा तूफान सा आ गया है, लेकिन इस कुटिया को देखो यहाँ पर तो कुछ भी नहीं हुआ है। और वो अपनी जान बचाने के लिए इस कुटिया के अंदर घुस जाता है, लेकिन जैसे ही अंदर आकर देखता है तो वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि उसका सेक्ट मास्टर अभी भी उसी कुटिया में आराम से बैठकर चाय पीने में लगा हुआ होता है। और वो अपनी जान की भीख मांगते हुए उसके पैरों में गिर जाता है एमसी के और उससे कहने लगता है, ब्रदर फैंग, नहीं डैडी मुझे बचाइए, आखिरकार यहाँ पर क्या चलने में लगा हुआ है। तभी फैंग मतलब आई मीन सेक्ट मास्टर यानी कि एमसी उससे कहने लगता है कि आखिरकार तुम किस बारे में बात करने में लगे हुए हो, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा है कि मैं यहाँ पर ब्रेक लेने में लगा हुआ हूँ और चाय पीने में लगा हुआ हूँ, अब क्या तुम मुझे आराम भी नहीं करने दोगे। तभी फैटी उससे कहने लगता है कि यहाँ पर चाय पीने का बिल्कुल भी समय नहीं है हमारे पास, जरा बाहर देखो बड़ा, ऐसा लग रहा है जैसे कि अब दुनिया खत्म होने वाली है, कोई तो बचाओ वहाँ पर क्या हो रहा है। तभी वहाँ पर हमें किसी को आते हुए दिखाया जाता है जिसकी एंट्री कितनी सॉलिड थी एमसी से भी ज्यादा। और वहाँ पर हमें एक नए कैरेक्टर की एंट्री को दिखाया जाता है और ये व्हाइट क्लाउड सिटी मास्टर है और इसका नाम ये गूचेंग है। इसको देखने के बाद एमसी कतई खुश हो जाता है और भाई उस फैटी की तो एस्टेसी फट जाती है। और तभी ये गूचेंग उसके नजदीक आने लगता है और फैटी डरते उससे कहने लगता है, गॉड मास्टर, आखिरकार ये हमारी तरफ क्यों आने में लगा हुआ है। और वो एमसी के पीछे छुप जाता है। तभी एमसी उससे कहने लगता है, तुम्हें सच में लग रहा था कि यहाँ पर दुनिया खत्म होने वाली है, अच्छा तुम इसके बारे में बात कर रहे थे। और तभी एमसी उस फैटी को बताता है और उससे कहने लगता है, अच्छा ये बंदा मेरा बॉडीगार्ड है जो कि मेरी सुरक्षा करेगा। ये बात सुनने के बाद वो फैटी कतई डर जाता है और उससे कहने लगता है, सेक्ट मास्टर आपने ऐसा पहले कभी भी नहीं बताया था और ना ही कभी आपने मेंशन किया कि आपके पास इतना ज्यादा पावरफुल बंदा भी है आपकी सिक्योरिटी के लिए। आखिरकार ये बंदा की स्टेज क्या है, ये किस लेवल का है, इसकी कल्टीवेशन लेवल क्या है। और तभी एमसी मन में सोचते कहने लगता है कि तो अच्छा अब मुझे समझ में आया, तो इस वर्ल्ड की जो कल्टीवेशन है यहाँ पर भी कल्टीवेशन की स्टेजेस हैं। और बात करें ये गूचेंग की
तो ये बंदा एक स्वॉर्ड मास्टर है, ये एक नोवेल है, एक ऐसी नोवेल से जिसे मैंने डिजाइन किया था। लेकिन मुझे ये बात नहीं समझ में आ रही कि इस दुनिया के स्टैंडर्ड से, इस वर्ल्ड के स्टैंडर्ड से ये कितना पावरफुल है। और तभी वो सिस्टम से पूछने लगता है और कहने लगता है सिस्टम ये गुकचंग की जो एट्रीब्यूट बोर्ड है उसे खोलो। और तभी हमें ये गुकचंग के बारे में बताया जाता है कि ये एक वुक्जिया नोबल का कैरेक्टर है जो कि फेजियन आइलैंड पर रहा है साउदर्न सीज में। और तो और इसके पास टाइटल की बात करें तो क्लाउड सिटी मास्टर है और ये एक बहुत खतरनाक, बहुत ज्यादा पावरफुल स्वॉर्डमैनशिप है। और ये अकेला एक ऐसा स्वॉर्डमैन है जिसे स्वॉर्ड गॉड ज़ीमैन चूजुए के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया है। और बात करें इसके कल्टीवेशन की तो ये प्रिंसली स्टेज पिनिकल पर है, आई मीन टॉप पर। और बात करें इसे टेक्निक की तो ओवर हेवन फ्लाइंग जियान, हेवनली क्लास इसकी टेक्निक है। और वेपन की बात करें तो फ्लाइंग रेनबो, वो भी हेवनली क्लास है। ये बात सुनने के बाद उसे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा कि आखिरकार ये सच में कितना ज्यादा पावरफुल है ये। और तभी उसे बताने लगता है कि एल्डर ये की बात करें तो ये प्रिंसिपल स्टेज पिनिकल पे है। ये बात सुनने के बाद उस फैटी की मुंह फटा रह जाता है और वो कभी बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और कहने लगता है कि आसेक्ट मास्टर आपके कहने का मतलब क्या है ओनली, क्या आप इस समय पर सीरियसली कह रहे हैं मुझसे? आपको पता भी है कि जो एल्डर ये है वो कितने ज्यादा पावरफुल है, वो इतना ज्यादा पावरफुल है कि इस पूरे की पूरे सोलर एम्पायर में वो पावरफुल कल्टीवेटर्स में उनका नाम आएगा, सबसे ज्यादा मोस्ट पावरफुल है। और जो प्रिंसली रियलमी है ये वाकई में सोलर एम्पायर के फर्स्ट क्लास कल्टीवेटर्स में आता है और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग है। और जब भी हमारा एमसी उसकी इस तरह के रिएक्शन को देखता है तो काफी ज्यादा अपने आप में खुश होता है और क्या लगता है ये बिल्कुल में इतनी ज्यादा बुरी रिएक्शन भी नहीं थी। मैं तो बेमतलब में चिंता करने में लगा हुआ था कि आखिरकार ये एल्डर ये है वो कितने ज्यादा पावरफुल होंगे। आखिरकार स्ट्रॉन्ग लोग हमेशा स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कहाँ जाए। और तभी जो एल्डर ये होते हैं वो सेक्ट मास्टर यानी कि एमसी की तरफ आते हैं और उससे कहने लगते हैं। ये गुचेंग अपने इस सेक्ट मास्टर को ग्रीट करता है और उसके सल्यूट करने लगता है। तभी एमसी उससे कहने लगता है कि एल्डर आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। और फैटी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि ये चल क्या रहा है यहाँ पर। और फैटी मन में सोचते हुए कहने लगता है कि मैंने अपनी पूरी की पूरी जिंदगी में कई सारे पावरफुल कल्टीवेटर्स को देखा है, लेकिन पूरी लाइफ में ऐसा कभी नहीं देखा कि प्रिंसली रियलमी का स्टेज का कल्टीवेटर एक किसी बंदे को सैल्यूट करे खुद से। तो आखिरकार ये सेक्ट मास्टर है कौन, कितना ज्यादा पावरफुल है सेक्ट मास्टर। और तभी हमारे एमसी मन में सोचते हुए कहने में लगा होता है कि ये हमारे बीच की बात है। और जब मैंने कल्टीवेशन मतलब की नोवेल्स बनाई थी तब मैंने वुक्जिया की जो नोवेल्स थी उनसे सीख लिया था कि इस तरीके से इन तरह की कल्टीवेटर से बात की जाती है। और वाकई में इनसे इस तरीके की बात करना बहुत ज्यादा थकान भरा होता है। ये बेटर होगा कि अगर मैं इस फैटी को यहाँ पर इससे बात करने के लिए बैठा दूं तो। और तभी वो फैटी को बुलाता है और उससे कहने लगता है, हे फैटी जल्दी से इधर आओ। गाइस वो फैटी वो नहीं बोल रहा है, वो तो मैं बोल रहा हूँ फैटी, बट इसका रियल नेम तो मैं बता ही दिया हूँ आपको, ली क्विंग इसका नाम है। तो पर फैटी बुलाने में थोड़ा फील आता है ना। तभी वो फैटी उसके पास आता है एल्डर ये के पास और उससे कहने लगता है, मैं अपने घुटनों के पर बैठकर एल्डर ये को सल्यूट करता हूँ। और एमसी भी इसे देखकर काफी ज्यादा खुश होता है और कहने लगता है मन में सोचते हुए कि जब से ये एल्डर ये से मिला है तब से ये बिल्कुल सारा मतलब ठीक हो चुका है, अच्छी तरीके से बात करने में लगा हुआ है। और जब से एल्डर ये की स्ट्रेंथ देख ली है ना तब से तो बिल्कुल औकात पे आ गया अपनी, अब मैं आराम से अपने काम कर सकता हूँ। और तभी वो सिस्टम से पूछने लगता है कि आखिरकार ड्रॉ चांस का क्या मतलब है। तभी सिस्टम उसे एक्सप्लेन करते हुए उससे कहने लगता है कि ड्रॉ चांस की बात करें तो जो होस्ट है वो एक बार अपनी प्राइस को रोल कर सकता है। और बात करें प्राइस की तो आपके प्राइस में क्या क्या अवेलेबल है, क्या क्या आ सकता है, क्या क्या प्रोबेबिलिटी है, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन आ सकता है, ब्लड लाइन, कल्टीवेशन और ऐसी ही कई सारी चीजें। और एक बार तुम उन्हें रिसीव कर लो तो तुम उन प्राइजेस को खुद अपने लिए भी यूज कर सकते हो और अपने स्टूडेंट्स और डिसिपल्स को भी दे सकते हो। और ये बात सुनने के बाद हमारा एमसी काफी खुश हो जाता है और कहने लगता है कि इसका मतलब ये हुआ कि मैं भी कल्टीवेट कर सकता हूँ इस वर्ल्ड में। और वो अपनी खुशी का ठिकाना नहीं दे पाता और वो सिस्टम से तुरंत रोल करने के लिए कह देता है। तभी सिस्टम भी रोल करने लगता है और उसे रिवॉर्ड के तौर पर एल्डर ये की 10% कल्टीवेशन मिल जाती है। और सिस्टम उसे ऑप्शन देता है कि चूज करो अगर आप इस कल्टीवेशन को अपने स्टूडेंट को देना चाहते हो या फिर खुद अपने लिए इसको इस्तेमाल करना चाहते हो। और तभी एमसी खुश होते मन में उससे कहने लगता है सिस्टम से, आखिरकार मैं उस बेवकूफ और उस फैटी डिसिपल को स्टूडेंट को ये कल्टीवेशन क्यों दूं जबकि मैं सेक्ट मास्टर एक आम इंसान है, एक आम इमॉर्टल है, आई मीन मॉर्टल है। और वो सिस्टम से पूछने लगता है, सिस्टम अगर मैं इस कल्टीवेशन को अपने लिए इस्तेमाल करूं तो आखिरकार जो मेरी कल्टीवेशन है वो कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी। तभी सिस्टम उससे कहने लगता है कि तुम्हारी जो कल्टीवेशन लेवल है वो अर्ली स्टेज एंट्री फेज तक बढ़ जाएगी। और लेकिन हमारे एमसी को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता और वो कहने लगता है कि आखिरकार तुम इंग्लिश में बात कर सकते हो, मतलब कहने का तरीका है, टॉन्ट मार रहा है वो सिस्टम को। और फैटी के बारे में सोचते हुए कहने लगता है कि इस फैटी से मैं पूछ सकता हूँ कि आखिरकार यहाँ पर रैंक्स की क्या बात है, मतलब क्या रैंक्स है और किस तरीके से बांटा गया है कल्टीवेशन लेवल्स को। और वो उस फैटी से पूछने लगता है, हे फैटी तुम मुझे बताओ क्या तुम्हें यहाँ पर कल्टीवेशन के लेवल्स के बारे में पता है। तभी फैटी उसे एक्सप्लेन करने लगता है और उससे कहने लगता है, हाँ मुझे पता है, यहाँ पर जो इमॉर्टल कल्टीवेशन है उसे 10 रियल इनिंग्स में बांटा गया है। सबसे पहले तो फाउंडेशन बिल्डिंग है, दूसरे में
प्रोफाउंड वीन, मीडियम स्पिरिट, प्रोफाउंड जनरल, एंट्री फेस, नोबिलिटी, प्रोफाउंड सवर्जिन, प्रोफाउंड वेनरेबल, प्रोफाउंड सेंट, प्रोफाउंड एम्पर एंड इस तरीके से ऐसे ऐसे सो ऑन चलते जाती है कल्टीवेशन लेवल। और फैटी मन में सोचते कहने लगता है कि आखिरकार जो मेरे सेक्ट मास्टर है ये सब मुझसे क्यों पूछने में लगे हुए हैं, लेकिन इसे पता नहीं है कि ये सेक्ट मास्टर भी एक मॉर्टल ही है, आम इंसान। और एमसी जब इसको सुनता है तो वो कहने लगता है कि ये तो बस 5th लेवल है एंट्री फेस का, और अब मैं मिडिल लेवल पर पहुंच चुका हूँ, ना तो ये ज्यादा है ना तो ये कम है। खैर मेरे पास 0 से तो बेटर है कि इतना बहुत है, और मैं 0 से वैसे भी स्टार्ट कर रहा हूँ तो ये ठीक है मेरे लिए इतना। और वो सिस्टम को अपने अंदर उस कल्टीवेशन को इस्तेमाल करने के लिए ऑर्डर दे देता है और खुद पूरी की पूरी कल्टीवेशन को एक्सेप्ट कर लेता है, जिसके कारण इसका लेवल अब बहुत ज्यादा तेजी से होने लगता है और एकदम वहां पर बहुत ज्यादा बीम बन जाती है लाइट की। और ये देखकर फैटी सरप्राइज हो जाता है और हमारे एमसी का फाइनली कल्टीवेशन बढ़ जाता है बिना किसी परेशानी के। और एमसी कहने लगता है ये पावर वाकई में बहुत ज्यादा अमेजिंग है और मैं अब इस पावर को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। और फैटी जब इस सीन को देखता है तो वो कहने लगता है भगवान, ओ माय गॉड, मेरे जो सेक्ट मास्टर है वो वाकई में बहुत ज्यादा पावरफुल है कि इनके कपड़े ही फट गए, मतलब ब्लास्ट हो गए। मुझे लगा था कि ये एक आम इंसान थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी हमारा एमसी उस फैटी को बेवकूफ बनाने का एक बहाना ढूंढने लगता है और उससे कहने लगता है कि आखिरकार तुम्हें इस बारे में क्या लगता है, मैं बस तुम्हें अपनी एंट्री फेज के कल्टीवेशन के बारे में बताना चाहता था। जब तक तुम बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से मेहनत करते हो, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करते हो, तो तुम्हें मैं वादा करता हूँ कि तुम भी एंट्री फेज में सिर्फ 1 साल के अंदर पहुंच जाओगे। ये बात सुनने के बाद उसका मुंह फटा रह जाता है फैटी का, और उससे कहने लगता है कि आखिरकार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि 1 साल के अंदर अंदर मैं एंट्री फेज कल्टीवेशन लेवल तक पहुंच जाऊं। बाहर की दुनिया में तो एंट्री फेज के लेवल तक कल्टीवेशन पहुंचने के लिए तुम अपनी पूरी जिंदगी बिता देते हैं लोग, और सिर्फ वही पहुंच पाते हैं जो कि जीनियस होते हैं। ये बात सुनने के बाद एमसी कितनी खुश होने लगता है और हंसते हुए उससे कहने लगता है मन में सोचते, मैं तो इस बारे में बिल्कुल सोचा भी नहीं था कि ये एंट्री फेज की कल्टीवेशन है वो इतना ज्यादा पावरफुल होगा। और हंसते हुए उस फैटी से कहने लगता है कि आखिरकार मैं अपने सेट को इमॉर्टल सेट कैसे कह सकता हूँ अगर मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं हो तो। और वो फैटी जाकर उसके पैर पकड़ लेता है एमसी के, और वो फैटी कहीं रोने लगता है और अपने सर पटक पटक कर सेट मास्टर यानी कि एमसी से कहने लगता है कि मेरे एंसेस्टर का जो अच्छा कर्मा है, पुण्य है, वो मुझे मिल चुके हैं और मैं आखिरकार फाइनली डिवाइन इमॉर्टल सेक्ट में स्टूडेंट बन चुका हूँ। अब मेरा समय आ चुका है अच्छी तरीके से कल्टीवेट करने का, और मैं डेफिनेटली यहाँ पर कल्टीवेट करूंगा और आपका समय बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करूंगा सेट मास्टर। ये बात देखने के बाद एमसी उससे कहने लगता है मन में सोचते हुए कि मैं इस फैटी को बिल्कुल भी नहीं बताने वाला कि जो सारे के सारे यहाँ पर जलवे हुए हैं वो सिस्टम के कारण हुए हैं, बिकॉज सिस्टम इज ऑलवेज बेस्ट। और वो नेचर के एकदम से मजे उठाने लगता है, और नेचर के मजे उठाते होते कहने लगता है तो अच्छा ये मजे होते हैं एंट्री फेज रियलिटी में जाने के बाद। और ऐसा फील होता है तभी वो हर जगह की हर एक छोटी चीज को भी फील कर सकता है, जहाँ तक कि एक छोटी सी जगह पे पौधा मतलब पत्ता भी टूटता है ना तो उसको भी महसूस कर सकता है, इतना ज्यादा पावरफुल बन चुका होता है। और पूरी की पूरी वैली में हर एक छोटे साउंड को भी सुन सकता है। अभी अचानक से एक उड़ती हुई चिड़िया के ऊपर कहीं एक पैर रखता है कोई बंदी है भाई, पैर थी पता चल गया कि ये एक बंदी है, और उस पक्षी की तो बैंड बज जाती है चिड़िया की। और हमें दिखाया जाता है एक लड़की को जो कि वहां से हवा में उड़ती हुई जाने में लगी हुई होती है। तभी हमारा एमसी उसको देखकर कहने लगता है कि हमारे यहाँ पर एक गेस्ट आया हुआ है। तभी जो एल्डर ये होते हैं वो हमारे एमसी से कहने लगते हैं कि जो भी यहाँ पर आए हुए हैं वह एक कल्टीवेटर है, और इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि इनका बैकग्राउंड और इनका जो कल्टीवेशन है वो नॉर्मल नहीं है। तभी वह एल्डर ये को ऑर्डर देता है और उससे कहने लगता है कि जबकि ये कल्टीवेटर्स हमारे डिवाइन इमॉर्टल सेक्ट में आ गए हैं, हमारे इलाके में आए हैं, तो हमें जाकर उन्हें ग्रीट तो करना ही चाहिए। एल्डर ये कैसा लगेगा कि अगर आप वहां पर जाकर इन्हें ग्रीट करें तो। और मन में सोचते घबराते हुए कह रहा होता है कि मुझे नहीं पता कि आखिर क्या ये कैसे लोग हैं, मेरे दुश्मन है या मेरे दोस्त हैं, ये मेरे लिए बेटर होगा कि एल्डर ये वहां पर जाएं और इन मैटर से निपटें। और तभी एल्डर ये उसकी बात को मान जाते हैं और उड़ते हुए सीधे ऊपर एकदम से बड़ा हो जाता है। एल्डर ये बड़ा तो नहीं, एनर्जी को रिलीज करता है तो वही बड़ा हो गया की बात है। और तभी उनसे कहने लगता है कि हमारे जो फ्रेंड जो आसमान में उड़ने में लगे हुए हैं वो कृपया कर नीचे आ जाएं। और जैसे ही वो अपनी स्वॉर्ड को जमीन पर ठोकता है तो भाई वहां पर एक बवंडर आने लगता है, जिसके कारण एक बहुत बड़े बवंडर के कारण जो भी आसमान में उड़ रहा होता है वो नीचे आने लगते हैं और बहुत ज्यादा पर्चे उड़ने लगते हैं जो कि उसके सेट के प्रमोशन से भरे हुए होते हैं। और एमसी कहने लगता है मेरे सारे फ्लेयर्स उड़ चुके हैं, अब मैं क्या करूँ। और इतना ज्यादा भयंकर बवंडर देखता है ना जब एल्डर ये के द्वारा बनाया गया है तो वो कहीं शॉक हो जाता है और उससे कहने लगता है क्या यही कल्टीवेटर्स के एक दूसरे को ग्रीट करने का तरीका है। दूसरी तरफ वो बवंडर काफी ज्यादा ऊंचाई तक पहुंच चुका होता है और वह लड़की उड़ती हुई जब वहां से गुजर रही होती है तो वो उसे नोटिस कर लेती है, और जहाँ पर उसने पैर रखा हुआ होता है उसी पक्षी पर उस पक्षी की तो बेड़ बच जाती है। तभी एक फ्लेयर आकर सीधे उस लड़की की तरफ आने लगता है, जिससे बचने के लिए वो लड़की अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करती है ताकि वो उस फ्लेयर को काट सके। लेकिन तभी एल्डर ये बीच में आता है और उससे कहने लगता है कि हमारे सेक्ट की जो चीजें हैं उन्हें डिस्ट्रॉय करना बंद करो। और वो अपनी स्वॉर्ड को हल्का सा बाहर निकालते हैं, और जैसे वो बाहर निकालता है तो उसमें से बहुत ज्यादा मात्रा में एनर्जी निकलने लगती है और वो अपनी स्वॉर्ड ऑरा को रिलीज कर देता है, जिसके कारण वो जो
पेपर था ना वो इतना ज्यादा मजबूत बन जाता है कि कोई भी उसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, और वो लड़की उसे डिस्ट्रॉय करने वाली ही होती है, तो वो पेपर वहां पर बच जाता है और वो लड़की ये देखकर सरप्राइज हो जाती है, और जो पेपर होता है वो डायरेक्टली उसके मुंह पर जाकर चिपक जाता है, जिसके कारण उसे आगे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता, और वो नीचे गिर जाती है, और नीचे गिरते ही एक जोरदार धमाका होता है। और जब हमारा एमसी इसको देख तो वो मन में सोचते कहने लगता है कि जिस तरीके से हमारे एल्डर जी दूसरे लोगों को ग्रीट करते हैं, उस तरीके से हमारे जो दोस्त है ना वो भी हमारे दुश्मन बन जाएंगे। और तभी भी उस फैटी से कहने लगता है, फैटी तुम जाकर देख कर क्यों नहीं आते कि आखिरकार कौन है वो। और तभी हम उस लड़की को जमीन पर गिरे हुए दिखाया जाता है, जिसके मुंह पर अभी भी वो पर्चा चिपका हुआ है, और वो फैटी उसके पास आने लगता है और वो उससे कहने लगता है, लेडी कल्टीवेटर क्या आप ठीक है। और एल्डर ये वापस से अपनी स्वॉर्ड को अंदर रख लेते हैं, और वो लड़की वापस से खड़ी होती है और बहुत ज्यादा गुस्से में होते हुए उस पर्चे को अपने मुंह से हटाती है, और वो उस फैटी को देखती है तो फैटी भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, और जमीन पर जोड़ते और उस पर्चे को पकड़ते हुए वो लड़की चिल्लाते हुए कहने लगती है कि आखिरकार किसकी इतनी हिम्मत होगी कि मुझे इस तरीके से नीचे गिराने की, और कौन यहाँ पर इस तरीके से गंदगी मचाने में लगा हुआ है। जब फैटी उसके इतने ज्यादा गुस्से में देखता है तो वो डर के वहां से भाग जाता है। तभी सेक्ट मास्टर वहां पर बीच में आता है और उस फैटी को बचाते हुए उस लड़की से कहने लगता है कि ये कोई कचरा नहीं है, बल्कि मैं हमारे डिवाइन इमोर्टल सेट की बिलोंगिंग्स हैं, तुम उन्हें इस तरीके से डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती। और जब वो उनको देखती है तो वो कहने लगती है ये तो बस पर्चे हैं, प्रमोशन के पर्चे। और वो उससे पूछने लगती है क्या यही डिवाइन इमोर्टल सेक्ट है। तभी हमारा एमसी अपने आप को इंट्रोड्यूस कराता है और उससे कहने लगता है तुमने बिल्कुल सही कहा, और मैं उस सेक्ट का सेक्ट मास्टर हूँ और मेरा नाम वांग फेंग है। तभी यहाँ पर सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है और सिस्टम उसे मुबारकबाद देते हुए उससे कहने लगता है कि तुमने एक बहुत ज्यादा अच्छे जीनियस को डिस्कवर कर लिया है, और इसके लिए तुम्हें एक नया मिशन ट्रिगर हुआ है। तुम्हें इसे कुछ भी कर अपने डिसिपल्स में एक्सेप्ट करना है, और तुम्हें नया टारगेट दिया जाता है कि तुम्हें कम से कम 10 स्टूडेंट्स को एक्सेप्ट करना है, और इसके बदले में तुम्हें 10 समन्स और 10 ड्रॉ मिलेंगे। ये बात सुनने के बाद वो काफी शॉक हो जाता है, सरप्राइज हो जाता है, और मन में सोचते कहने लगता है जब मैंने इस जैसे ली किंग फैटी जैसे बंदे को रिक्रूट किया तो मुझे इसके बदले में इतना ज्यादा पावरफुल स्वॉर्डमैन एल्डर ये जैसे कल्टीवेटर जैसे कल्टीवेटर मुझे मिल चुके हैं अपने एल्डर के तौर पर अपने सेट के लिए। अब जरा ये बात सोचो, अगर मैं इस तरीके के जीनियस को एक्सेप्ट करता हूँ अपने स्टूडेंट के तौर पर और इसे अपना डिसिपल बना लेता हूँ, तो जरा सोचो कि मुझे किस तरीके का रिवॉर्ड मिलने वाला है, कितने ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर्स आ जाएंगे मेरे लिए। लेकिन आखिरकार मुझे इस लड़की को कैसे बनाऊं अपने सेक्ट में ज्वाइन करने के लिए। खैर जो भी हो, मैं अभी भी कोई नया आइडिया नहीं सोच सकता, लेकिन अपना मैं बेस्ट तो दे ही सकता हूँ। और उसे लड़की को पटाने के लिए उसके नजदीक जाने लगता है और उससे कहने लगता है यंग मैन तुम्हारी बोन्स वाकई में बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, और तुम्हारा जो टैलेंट है वो मिलियंस में है। जब ये बात फैटी सुनता है तो वो कहीं सरप्राइज हो जाता है, और वो सेक्ट मास्टर को घूरते उससे कहने लगता है सेक्ट मास्टर यही लाइन आपने मुझसे भी कही थी, क्या आप जिससे भी मिलते हैं सभी से ये लाइन कहते हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है कि जो सेक्ट मास्टर होता है वो जल्दी से उसका मुंह पकड़ लेता है और उस फैटी को कुछ भी कहने से रोक देता है, और वो फैटी कुछ कहने की कोशिश तो कर रहा होता है लेकिन कह नहीं पा रहा होता, और उस लड़की को भी वहाँ पर इसकी इस बात पर शक होने लगता है। और हमारा एमसी जब इस लड़की पर नजर डालता है तो मन में सोचता कहने लगता है कि इसकी जो एबिलिटी है वो इतनी ज्यादा बेकार भी नहीं थी, और ये पक्षियों पर पैर रखकर उड़ने में लगी हुई थी। इससे पता चलता है कि इसकी जो स्ट्रेंथ है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, और इसकी जो नॉलेज है वो भी कम नहीं होगी। और मुझे पता है कि इसकी जो कल्टीवेशन है वो मुझसे ज्यादा हाई नहीं है, लेकिन इसका जो रियल कॉम्बैट एक्सपीरियंस है वो मुझसे ज्यादा जरूर होगा। और मेरी जो फालतू की ट्रिक्स थी वो सिर्फ इस जैसे फैटी जैसे बेवकूफ पर काम करेंगी, मुझे नहीं लगता कि मेरी ट्रिक्स इस पर काम करेंगी। तभी जो लड़की होती है वो पर्चे को पढ़ने के बाद उससे कहने लगती है तुमने कहा कि तुम इस डिवाइन इमोर्टल सेट के सेक्टर मास्टर हो, और तो और ये फ्लेयर बताने में लगे हुए, ये पर्चे बताने में लगे हुए हैं कि तुम स्टूडेंट्स को एक्सेप्ट करने में लगे हुए हो, और यहाँ पर अपने सेक्ट पर प्रिंसिपल रिक्रूट कर रहे हो। तुम्हें लगता है कि मैं क्वालिफाई करती हूँ तुम्हारे इस सेक्ट में ज्वाइन करने के लिए? क्या मैं आपके इस सेक्ट को ज्वाइन कर सकती हूँ सेक्ट मास्टर? ये बात सुनने के बाद हमारा एमसी कभी सरप्राइज हो जाता है। इस बात की तो इसने उम्मीद भी नहीं की थी कि खुद से कोई इतना अच्छा जीनियस ज्वाइन करना चाहता है इसके सेक्ट को। और हमारा एमसी खुश होते हुए मन में सोचते क्या लगता है कि मैंने तो इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि इतनी बड़ी जीनियस, इतनी ज्यादा पावरफुल लड़की खुद से ही मेरे सेट को ज्वाइन करने लगेगी, और तो और इतनी ज्यादा खूबसूरत और फेरी जैसी दिखने वाली ये लड़की मेरी डिसिपल बन जाएगी। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन दे रखता है और कहने लगता है कि जो होस्ट है, जो सिस्टम है वो डिटेक्ट कर सकता है कि होस्ट इस वक्त बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट में भरा हुआ है। तो मैं आपको सलाह देती हूँ सिस्टम होने के नाते कि आपको इतना ज्यादा एक्साइटमेंट होने की जरूरत नहीं है, इतना ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है इतनी जल्दी। अगर आपकी जो अदर पार्टी है जो स्टूडेंट बनना चाहती है वो आपको एंट्री फी प्रोवाइड करवाने में नाकामयाब रहती है तो आपका जो मिशन है वो फेल हो जाएगा, और जो सिस्टम है वो इसे अब तुम्हारे स्टूडेंट के तौर पर एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये बात सुनने के बाद वो बहुत ज्यादा गुस्सा से भड़क पड़ता है एमसी, और उससे क्या लगता है तू जैसा कुत्ता सिस्टम मैंने कभी नहीं देखा, तुमने वाकई में बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है। तभी एमसी उससे कहने लगता है कि हमारी जो डिवाइन इमोर्टल सेट का रूल है उसे तुम्हें फॉलो करना होगा। अगर तुम्हें सच में हमारे सेक्ट को ज्वाइन करना है तो इसके बदले में तुम्हारे पास जितना भी पैसा है वो तुम्हें मुझे देना होगा एंट्री फीस के तौर पर। ये बात सुनने के बाद वो डायरेक्टली उसका हाथ पकड़ लेती है एमसी का, और उससे माफी मांगते उससे कहने लगती है कि मैं इस वक्त बहुत ज्यादा जल्दी में थी तो मेरे पास अभी बिल्कुल भी पैसे नहीं है,
क्या मैं वापस बाद में जाकर तो मैं इसके पैसे नहीं दे सकती सेक्टर मास्टर? तभी एमसी उससे कहने लगता है कि ये हमारे सेट का रूल है, मैं उसे कुछ नहीं कर सकता, तो हम इस रूल को फॉलो करना होगा। और मन में सोचते कहने लगता अगर पॉसिबल है तो मैं इससे एक कतरा भी नहीं लेता, 1 रुपया भी नहीं लेता, लेकिन मुझे सिस्टम ने इसने फोर्सफुली कह रहा है सिस्टम कि इससे लेना ही पड़ेगा, तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। दूसरी तरफ जो फैटी होता है वो मन में सोचते हुए कहने लगता है कि जहाँ तक इस जैसे कोई जीनियस हमारे सेट को ज्वाइन करना चाहती है, लेकिन फिर भी यहाँ पर पैसे चार्ज करने में लगे हुए हैं सेक्टर मास्टर, मैंने तो वाकई में फॉर्च्यून बना लिया है, मेरी किस्मत चमक गई इस सेक्टर में आने के बाद। तभी अचानक से इन दोनों की बातें चली रही होती हैं, तभी पीछे से कुछ लोग आ जाते हैं और वो इस लड़की से कहने लगता है वो लड़का, हे लिटिल ब्यूटी, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझसे यहाँ पर बचकर भाग सकती हो इस यंग मास्टर से? और यहाँ पर किसी मुर्गे जैसे चंपू को दिखाया जाता है, और जो चंपू होता है वो उसके सामने उसकी बेइज्जती करता है हमारे एमसी की, और उससे कहने लगता है यहाँ तक कि तुम्हारे जो फादर है वो भी तुम्हें बचाने में नाकामयाब रहे, प्रोटेक्ट करने में। तुम्हें लगता है कि इन जैसे कुछ चूजे तुम्हें बचा पाएंगे? ये बात सुनने के बाद वो लड़की भड़क पड़ती है और स्वॉर्ड निकालकर उसे दिखाने लगती है चंपू को, और उससे कहने लगती है, हे चंपू, आखिरकार तेरी हिम्मत कैसी हुई हमारे सेक्टर मास्टर के बारे में ऐसे बात करने की? तुम्हें पता भी है कि मैं डिवाइन इमॉर्टल सेट की स्टूडेंट बन चुकी हूँ, और तुम यहाँ पर मेरे सेक्टर मास्टर के सामने उनकी बेइज्जती करने में लगी हुई हो। तभी जो हमारा एमसी वो मन में सोचते कहने लगता है कि मुझे लग ही रहा था कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई लड़की आकर मेरे पास खुद आकर स्टूडेंट बन जाए, आसमान से टपक जाए कुछ भी। और इस बात की उम्मीद भी नहीं की थी कि मैं इसका इस्तेमाल करने की सोच रहा था, लेकिन इस लड़की ने मेरा ही इस्तेमाल कर लिया। तभी यहाँ पर कुछ लोग और आ जाते हैं और वो चंपू से कहने लगता है कि आखिरकार तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरे इस शिकार को मुझसे छुड़ाने की? अब तुमने अगर ऐसा कर दिया है तो इसके बदला तुम्हें चुकाना होगा, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मैं तुम सभी को मार भी दूं तो। आखिरकार मेरे द्वारा जो कल्टीवेटर्स को पाला गया है वो ऑलरेडी प्रोफाइंड रियलमी पर पहुंच चुके हैं। तभी हमारा एमसी मन में सोचते कहने लगता है इसकी बात सुनने के बाद, प्रोफाइंड रियलमी की अगर ये लोग बात करने में लगे हुए हैं प्रोफाइंड जनरल रियलमी की, तो ये मेरे लेवल से सिर्फ 1 लेवल कम है, और यहाँ पर 5 ऐसे लोग हैं, और मुझे इसके लीडर के कल्टीवेशन के बारे में नहीं पता। लगता है कि रिसीपर्स को रिक्रूट करना वाकई में बहुत ज्यादा डेंजरस भला काम है। तभी वो जो लड़की होती है वो कपकपाना चालू कर देती है ये बात सुनने के बाद। तभी फैटी बीच में आ जाता है और वो हमारे एमसी की जगह पर डींगे हाँकने लगता है उन सभी से, और कहने लगता है कि लिटिल जूनियर सिस्टर, तुम्हें बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारे जो सेक्टर मास्टर है वो इतने ज्यादा पावरफुल है कि वो सिर्फ एक चुटकी बजाते हुए इन सभी को मार देंगे। ये बात सुनने के बाद सभी के सभी लोग घबराने लगते हैं, और जो दूसरी तरफ हमारा जो एमसी होता है इस वक्त काफी ज्यादा गुस्से में होता है फैटी को लेकर, और मन में सोचते कहने लगा हुआ होता है, जरा इस फैटी को देखो तो जरा, इसकी हिम्मत कैसी हुई यहाँ पर कुछ भी बकवास करने की। मुझे पता है कि मेरी जो कल्टीवेशन है वो एंट्री फेज पर है, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है वो 0 है, और अगर मैं यहाँ पर इनसे फाइट में हार जाता हूँ तो जो मेरे सिस्टम के द्वारा जो मिशन दिया गया है स्टूडेंट को रिक्रूट करने का, उसमें बहुत ज्यादा परेशानी सामना करना पड़ेगा मुझे इसके। और तभी पता नहीं क्यों अचानक से वो हंसने लगता है, जिसको देखकर उस लड़की कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि क्या चल रहा है, और सीधे जाकर हमारे एमसी के पैरों में गिर जाती है और उसे सल्यूट करती है। उससे कहने लगती है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया सेक्टर मास्टर, आप जो मेरी मदद करने के लिए यहाँ पर आ गए हैं। तभी हमारा एमसी भी एकदम पंच लाइन मारता है और कंपनी मतलब कूल बनने की कोशिश करता है, और उससे कहने लगता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक तुम्हें कोई भी परेशान और बुली नहीं कर सकता। और दूसरी तरफ बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है एमसी, और मन में सोचता कहने में लगा हुआ होता है, तुम दोनों के दोनों एक साथ मिलकर मेरी बैंड बजाने में लगे हुए हो, क्या तुम लोग सच में चाहते हो कि मैं जल्द से जल्द मर जाऊँ? तभी वहाँ पर वो चंपू आ जाता है उसके सामने, और उससे कहने लगता है कि आखिरकार तुम लोग यहाँ पर क्या बकवास करने में लगे हुए हो? तुम लोग यहाँ पर इस तरीके से प्रिटेंड करने में लगे हुए हो जैसे कि तुम लोग बहुत ज्यादा पावरफुल हो। अब मुझे समझ में आया कि तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि तुम्हारा जो डेथ का वर्ड है वो किस तरीके से उल्टा लिखा जाता है। ये कोई कहावत वगैरह है, मुझे भी ना पता, इसलिए सब मुझे पता है, आप लोगों को पता ही होगा इसके बारे में। और वो सारे के सारे जो लोग होते हैं वो हमारे एमसी पर अटैक कर देते हैं, और वो इस वक्त काफी ज्यादा घबराने लगता है। तभी अचानक से सिस्टम एकदम से सबर का सारा समय रोक देता है, और एक पल के लिए तो एमसी बहुत ज्यादा डर गया था और उसकी फट गई थी। और सिस्टम इसे स्लो नहीं करता, इसका कल्टीवेशन लेवल बढ़ चुका होता है, जिसके कारण इसकी जो स्पीड होती है वो कई गुना बढ़ गई होती है इस नॉर्मल इंसान के मुकाबले में। तो जो लोग उन पर अटैक कर रहे होते हैं वो बहुत ज्यादा स्लो महसूस कर रहा होता है इनको, और उसकी स्वॉर्ड पकड़कर घुमा देता है। और एमसी मन में सोचते, मतलब ये बात देखने के बाद कहने लगता है कि ये बात वाकई में सच है कि कल्टीवेशन वर्ल्ड में अगर एक लेवल भी किसी का हाई हो तो वो इन जैसे चूजों को हरा सकता है बिना किसी परेशानी के, और वो सभी के सभी लोगों को पीटना चालू कर देता है। और अब मुझे समझ में आया कि ये लोग वाकई में मेरे बेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर थे, और अगर मैं अपने डिसिपल के सामने इनसे इस तरीके से फाइट करता हूँ तो ये मेरे लिए बहुत ज्यादा शर्मिंदगी वाली बात होगी। और तभी भी एल्डर ये को ऑर्डर देने लगता है उन सभी से निपटने के लिए। तभी जो एल्डर होते हैं वो अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालते हैं और ऑरा को रिलीज करते हैं। एमसी से ज्यादा कूल तो भाई हमारे एल्डर ये लग रहे हैं, और वो एल्डर ये सभी के सभी लोगों को एक ही झटके में निपटा देता है। ये देखने के बाद उस चंपू की फट जाती है और उसके पसीने छूटने लगते हैं, और तभी सेक्टर मास्टर वहां पर आगे आता है और उससे कहने लगता है कि तुमने वाकई में बहुत ज्यादा मेहनत की है और तुम मुझे सिखाने में लगे थे कि किस तरीके से डेथ वर्ड को उल्टा लिखा जाता है, लेकिन
लेकिन तुम्हारी बात करें तो तुम्हें तो बिल्कुल नजदीक भी नहीं हो उस वर्ड को लिखने के, और वहां पर उसके सारे के सारे साथी ऑलरेडी मारे जा चुके होते हैं। और जो फैटी होती है और जो लड़की होती है वो देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज हो गए होते हैं। और फैटी उस हमारे एमसी की तारीफ करते हैं उस लड़की से कह लगता है, तुमने देखा यहाँ पर हमारे सेक्ट मास्टर इतने ज्यादा पावरफुल है कि उन्हें खुद अपनी पावर का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, यहाँ तक कि हमारे एल्डर ही काफी है इन्हें हराने के लिए। और ये बात देखने के बाद वो कहने लगती है, ओ माय गॉड, मुझे तो इस बात पर विश्वास नहीं होता कि ये तो वाकई में सभी के सभी लोग यहाँ पर थे वो प्रोफाउंड जनरल रियलमी पर थे। और अगर मैं पूरे के पूरे एम्पायर में भी छान मारूं तो प्रोफाउंड रियलमी के कल्टिवेटर्स हैं उन्हें एवरेज से ऊपर माना जाता है, और इन्हें ढूंढना इतना ज्यादा आसान भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो एल्डर ये है उन्होंने सिर्फ एक झटके में 5 प्रोफाउंड रियलमी एक्सपर्ट्स को इंस्टेंटली मार दिया। और बात करें इसकी कल्टीवेशन की तो शायद ये एंट्री फेस रियलमी पे होगा, नहीं, ये पक्का नोबिलिटी रियलमी पर होगा। अभी चप्पू जब हमारे एमसी की इतनी ज्यादा पावर देख लेता है तभी इसमें अकल आ जाती है और वो कहने लगता है मन में सोचते अब मेरे पास कोई चारा नहीं बचा हुआ है, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही बात बचती है। और अपने हाथ जोड़कर सेक्ट मास्टर यानी कि एमसी से भीख मांगने लगता है और कहने लगता है, सीनियर, मैं लिन यूनी आपको पहचानने में गलती कर दी, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरी जान को बख्श दीजिए इस बार। और मैं आपसे इस बात का वादा करता हूँ कि मैं मेरे फादर जो कि मर्क्यूरियस हैं याओरी एम्पायर के, आपको इसके बदले में बहुत ही ज्यादा और बहुत ज्यादा अच्छा गिफ्ट प्रोवाइड करवाएंगे। और जिस तरीके से ये स्माइल मारने में लगा हुआ है भाई, अजीब स्माइल है ना। और जब ये लड़की ये देखती है तो काफी ज्यादा गुस्सा करने लगती है। और तभी एमसी कहने लगता है कि मुझे कोई घंटा फकड़ी पड़ने नहीं वाला कि आखिरकार तुम किस मर्क्यूरियस कांगलेन के मर्क्यूरियस के बारे में बात करने में लगे हुए हो। लेकिन जब से ही तुम या तुम्हारे जो फादर है वो अगर मेरे सेक्टर के आसपास भी आने की हिम्मत की तो मैं उन्हें पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दूंगा। क्या ये बात समझ में आई तुम्हें? ये बात देखने के बाद चंपू के पसीने छूट जाते हैं भाई, मुर्गे जैसी लग रही है बिल्कुल। और जब ये बात लड़की सुनती है तो वो काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाती है। और तभी जो फैटी होता है वो लड़की से कहने लगता है, कैसा रहा? तुम्हें पता है ना कि हमारे जो सेक्टर मास्टर है वो वाकई में बहुत ज्यादा कूल है, उनके लिए तो बस एक चुटकी बजानी जैसा है इस मर्क्यूरियस लिन मेंसन के जो मर्क्यूरियस है उसे हराने की। ये बात सुनने के बाद वो मन में सोचने लगती है और कहने लगती है कि जो लिन फैमिली की जो मर्क्यूरियस है वो पूरे के पूरे याओरी एम्पायर में बहुत ज्यादा पावरफुल है और उनके मुकाबला कोई नहीं कर सकता। और जो मर्क्यूरियस लिन त्यांगजोंग है कांगलेन के, वो सिर्फ बहुत ज्यादा पावरफुल नोबिलिटी रियलमी है कल्टीवेशन ही नहीं पसेस करते, बल्कि उनके पास 500 कांगलेन आर्मी भी है और उस आर्मी के हर एक सोल्जर प्रोफाउंड जनरल रियलमी पर है। और तो और 10 कमांडर्स हैं जो कि एंट्री फेस रियलमी पर है। उनके अकेले की पूरी आर्मी की स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा है कि इन्हें किसी मीडियम साइज सेट से भी कंपेयर किया जा सकता है पूरे याओरी एम्पायर में। इसलिए इनके जो लोग हैं वो जितना चाहे उतना ज्यादा इविल और बुरे काम करते रहते हैं, यहाँ तक कि मैं भी अपनी जान बचाकर इनसे सिर्फ भागी सकती थी। लेकिन जब से मैं इनसे मिली हूँ तब से मेरा एक चांस बढ़ चुका है अपने आप को बचाने का। और इस डिवाइन इमॉर्टल सेक्ट के जो सेक्ट मास्टर हैं वो इतने ज्यादा पावरफुल हैं कि वो कांगलिन के मर्क्यूरियस हैं, उन्हें वो अपनी आंखों में मतलब कुछ समझते ही नहीं है भाई, थूक दिया उन पर। शायद यही मेरा एक ऐसा मौका है और ये मेरी जान बचा सकते हैं। और वो अपने घुटनों पर वहां पर बैठ जाती है। ये बात देखने के बाद एमसी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिरकार ये लड़की करना क्या चाहती है। और उससे क्या लगती है कि आखिरकार क्या हुआ, तुम इस तरीके से घुटनों के ऊपर क्यों बैठी हुई हो। और वो उनसे माफी मांगते उससे कह लगती है, सेक्ट मास्टर, मैंने डिवाइन इमॉर्टल सेट को इसलिए ज्वाइन किया था कि मुझे यहाँ पर एक मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ रही थी, लेकिन अब मुझे आपको सबको सच बताना होगा। अब जबकि जो सेक्ट मास्टर है वो मेरी जान बचा सकते हैं और मेरे लिए जस्टिस, मेरा इंसाफ कर सकते हैं मेरी पूरी की पूरी लिन फैमिली के लिए। ये बात सुनने के बाद जो हमारा एमसीओ से पूछ लगता है कि आखिरकार तुम्हारी इस लिन यूनी से क्या दुश्मनी है। और तभी वो एक्सप्लेन करने लगती है और उससे कहने लगती है कि कुछ समय पहले की बात है, जब मैं आउटसाइड ट्रेनिंग के लिए गई थी तभी मैं इस लिन यूनी से मिली थी जो कि कांगलिन मर्क्यूरियस का यंग मास्टर है। और जब ये मुझसे मिला था इसने पहली नजर का मुझसे इसने प्यार कर लिया था और ये मुझे पसंद करने लगा था, जिसके लिए इसने मुझे ह्यूमिलेट करने की भी कोशिश की। ह्यूमिलेट से मतलब इसके साथ जबरदस्ती करने की भी कोशिश की। और लेकिन जब इसने मेरे साथ ऐसा कुछ भी करने की कोशिश की तो मैंने इसको रेजिस्ट करने की कोशिश की और मैं वहां से अपनी जान बचाकर वहां से भगाई। मुझे लगा था कि ये मैटर तब खत्म हो जाएगा, लेकिन इस बारे में मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। और जब मैं अपने घर पर गई तो मैंने क्या देखा और मुझे ये पता चला कि ये जो लिन यूनी है ये अपने साथ अपनी फादर की पूरी आर्मी की एक छोटे से लोगों को वहां पर लेकर आ गया और मेरी पूरी की पूरी फैमिली को, सारे के सारे फैमिली मेंबर्स को इसने डिस्ट्रॉय कर दिया। और पूरी की पूरी लिंग फैमिली खत्म हो चुकी है इसके कारण। जहाँ पर मेरे जो फादर है वो भी मेरे आंखों के सामने मारे गए थे और उन्होंने मुझसे अपनी जान बचाकर भागने के लिए कहा था, इसलिए मैं अपनी जान बचाकर भागने में लगी हुई हूँ इनसे। अगर मेरे फादर ने मुझे उस समय पर प्रोटेक्ट नहीं किया होता तो मुझे यहाँ पर मैं अपने इस सेक्ट मास्टर से नहीं मिली हुई होती। तभी जो एमसी उसके पास आता है और उससे कहने लगता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, भले तुम हमारे सेट के स्टूडेंट हो या फिर नहीं हो, लेकिन तुम्हारे लिए यहाँ पर तुम्हारे लिए इंसाफ जरूर होगा, तो तुम्हें बिल्कुल भी घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ देखा जाता है कि उस चंपू को यानी कि लिन यूनी को एल्डर येन है अपनी स्वॉर्ड पर रखा हुआ होता है, कभी भी टपकाने के लिए तैयार है। और जब यूनी यानी कि ये चंपू ये सब देखता है तो वो काफी तक घबराने लगता है और पसीने पसीने हो जाता है और डर के मारे अपना सर झुका लेता है और अपनी जान बचाने के लिए आखिरी बार कोशिश करने लगता है और वहां से अपनी फुल पावर के साथ भागने लगता है। और तभी वो लड़की कहने लगती है, मास्टर इस चंपू को देखो, ये यहाँ से भागने की कोशिश करने में लगा हुआ है। तभी सेक्ट मास्टर यानी कि हमारा एमसीओ से कहने लगता है, मेरे अभी तक के एक्सपीरियंस
ऑडियंस के अनुसार जो कॉमिक्स यहाँ पर बनाई गई हैं उसमें विलन्स या तो खुद फाइट करते हैं या फिर अपने घुटनों के बल जान की भीख मांगते हैं। आखिरकार ये बंदा रूल्स के साथ प्ले क्यों नहीं करता है? जैसा ही कॉमिक्स में लिखा रहता है वैसा ये क्यों नहीं कर रहा है? इसकी जात का पैदा मारूं। और तभी उसे क्या लगता है कि तुम्हें बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास यहाँ पर एल्डर ये इस वक्त मौजूद है, तो ये अपनी जान बचाकर बिल्कुल भी भाग नहीं सकता है। तो इस तरफ हमें एल्डर ये को दिखा जाता है जो कि अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालते हैं और निकालकर बस एक बार फुश करते हैं और अपने ऑरा को रिलीज कर देता है। सारी की सारी जो चीजें होती है वो हवा में उड़ने लगती हैं और भाई इतनी ज्यादा पावर देखने के बाद फेटे की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और सारी की सारी जो डेड बॉडीज पड़ी हुई होती हैं वो हवा में उड़ने लगती हैं टेलीकिनेसिस के कारण। और लड़की और जो सेक्ट मास्टर यानी कि एमसी भी देखकर सरप्राइज हो जाते हैं और एमसी मन में सोचते क्या लगता है कि जब भी ये एल्डर ये है वो स्ट्राइक करता है या फिर किसी को मारता है कुछ करता है तो इतना ज्यादा बवाल मचाने की क्या जरूरत है, सीधे भी निपटा सकते हैं यार। दूसरी तरफ जो लड़की होती है और जो फैडी होता है वो डायरेक्टली जाकर सेक्ट मास्टर यानी कि हमारे एमसी के एक हाथ पकड़ लेता है तो एक टांग पकड़ लेता है और मन में सोचते एमसी कहने लगता है कि किस्मत से मेरी जो कल्टीवेशन है वो ऑलरेडी एंट्री फेस रियलमी पर पहुंच चुकी है, वरना मेरा हालत भी इन डिसिपल्स यानी कि मेरे स्टूडेंट की तरह होती और मैं वाकई में अपनी बेइज्जती करवा चुका होता है इनके सामने। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जो एल्डर होता है वो अपनी फोर्स का इस्तेमाल करने लगता है और एक एक कदम रखते हुए मरे हुए जो जितने भी लोग होते हैं उन पर कदम रखकर उड़ने लगता है और डायरेक्टली उस चंपू की तरफ जाने लगता है। चंपू को भगते हुए हमें दिखाया जाता है, अपनी जान बचाकर भग रहा है चंपू इस वक्त। तभी जो एल्डर होते हैं वो उस चंपू के डायरेक्टली ऊपर आ जाते हैं और अपनी फोर्स का इस्तेमाल करने लगते हैं और इमोर्टल्स बियॉन्ड द हेवंस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, जिसके कारण बीच में से दो टुकड़े हो जाते हैं उस चंपू के। भाई साहब उस चंपू की क्या हालत है, देखकर ही उल्टी आने लगी और वो चंपू वहीं पर मारा जाता है। और जैसे ही वो मारा जाता है तो उसके गले में एक पेंडेंट होता है वो बाहर निकल आता है और ग्रीन तरह का गोल गोल तरह का पेंडेंट है। इसको देखने के बाद वो लड़की काफी सरप्राइज हो जाती है और उस पेंडेंट को पकड़ लेती है और हमें दिखाया जाता है कि जो चंपू है वो ऑलमोस्ट मरने वाला है, आखिरी सांसें गिनने में लगा हुआ है अपनी। और तभी जो एल्डर ये होते हैं वो सेक्ट मास्टर से कहने लगता है कि जैसे कि आपकी इच्छा थी, अब ये लिन यंग मास्टर लिन यहाँ से भाग नहीं सकता। और ये लड़की मन में सोचते हुए कहने लगता है कि मुझे स्टार्टिंग से पता था कि जो एल्डर ये हैं उनकी जो कल्टीवेशन लेवल है वो वाकई में बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन मुझे ये इस बात की उम्मीद नहीं की थी कि ये इतने ज्यादा अच्छे होंगे, खासकर जब फ्लाइंग इमोर्टल टेक्निक का इस्तेमाल किया था अभी जस्ट नाउ। मुझे तो इस बात पर ही शक नहीं होता कि अगर यहाँ पर जो मर्क्यूरियस है वो यहाँ पर खुद आ जाए तो वो भी यहाँ पर अपने एक अच्छी हालत में लौट कर नहीं जा सकते। और जो डिवाइन इमोर्टल सेक्ट है वो फेमस होना चाहिए इस एल्डर ये जैसे एक कैरेक्टर है इनके पास। तो आखिरकार मैंने इस सेक्ट के बारे में पहले कभी क्यों नहीं सुना? क्या मैं वाकई में इतनी ज्यादा इग्नोरेंट हूँ जिसके कारण मुझे दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता है? तभी जो एमसी होता है वो लड़की के पास जाता है और उससे कहने लगता है कि मुझे पता है कि तुमने अभी भी कहा था कि तुम मेरे सेक्ट को ज्वाइन करोगी, तो अब मुझे समझ में आया, बस तुम यहाँ पर इतनी ज़्यादा डेस्परेट थी अपनी जान बचाने के लिए। और जब ये बात पता चलती है तो वो थोड़ी शर्मिंदा हो जाती है, लेकिन हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि जब मैं तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें अपने स्टूडेंट के तौर पर एक्सेप्ट करूंगा तो मैं तुमसे सच कहा था और मैं अभी भी तुम्हारे स्वागत करता हूँ अपने इस सेक्ट में तुम्हारा, तुम जब चाहो सेक्ट को ज्वाइन कर सकती हो। जबकि एक बात और है, लेकिन मेरा जब की सेक्ट ये एक हिडन सेक्ट है, तो जब तुम फैमिली हो जाओ मेरे सेक्ट से तब तुम अपना डिसीजन बना सकती हो, जब चाहे ज्वाइन कर सकती हो। ये बात सुनने के बाद वो एक्साइटेड से भर जाती है और हमारा जो एमसी होता है वो मन सोचते कहने लगता है कि तुम्हें पता नहीं है कि मैं एक बहुत ज्यादा फेमस कार्टूनिस्ट था, तो ये प्लॉट बनाने की मेरी जो एक्टिंग स्किल है उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता यहाँ पर। लेकिन तभी जो लड़की होती है उसके पास जो पेंडेंट होता है वो सेक्ट मास्टर को देने लगती है और कहने लगती है कि जो जेट पेंडेंट है वो मेरी लिंक फैमिली का हेirloom है, और जबकि आपने मतलब यानी कि आपने जो डिवाइन इमोर्टल सेक्ट के सेक्ट मास्टर हैं, आपने मेरा बदला लेने में मेरी मदद की है, तो मैं आपको ये देना चाहती हूँ और इस चीज को अपने एंट्रेंस फीस की तौर इस्तेमाल करना चाहती हूँ। और तभी जो एमसी होता है वो मन में सोचते कहने लगता है और खुश हो रहा होता है कि क्या मैं इस बात को जानना चाहता हूँ कि जो सिस्टम है वो वाकई में इस चीज को रिकॉग्नाइज करेगा जेट पेंडेंट को एंट्री फीस के तौर पर। खैर मेरे पास और कुछ खोने के लिए बचा भी नहीं है, अगर मैं इसे ट्राई भी करता हूँ तो कौन सा मेरा कुछ बिगड़ भी जा रहा है। और जब वो उस लड़की की तरफ देखता है तो जो वाकई में बहुत ज्यादा क्यूट लग रही होती है और उम्मीद भरी नजरों से देख रही होती है और सोच रही होती है कहीं मुझे रिजेक्ट तो नहीं कर दिया गया, और ब्लश करने लगती है। ये देखकर हमारा एमसी का दिल सरप्राइज हो जाता है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिरकार ये लड़की इतनी ज्यादा ब्लश क्यों कर रही है। तभी उस मूवमेंट के बारे में याद कर रही होती है ये लड़की, जब उसके फादर ने उसे ये जेट पेंडेंट दिया था और उसके फादर ने ये भी कहा था क्या तुम हमेशा ये जेट पेंडेंट नहीं हासिल करना चाहती थी हमेशा से, अब जबकि तुम इतनी ज्यादा बड़ी हो चुकी हो तो ये जेट पेंडेंट मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। तो एक बात मेरी याद रखना हमेशा, फ्यूचर में शायद ये जेट पेंडेंट तुम्हारे प्यार का प्रतीक बन जाए, लव ऑफ टोकन टोकन ऑफ लव। तभी लड़की अपने फादर से कहने लगती है कि जो जेट पेंडेंट है वो मेरी फैमिली का हेirloom है, तो आखिरकार मैं इसे किसी को क्यों देने लगी, मैं किसी को नहीं देने वाली। और ये इसलिए शर्माने में लगी हुई है कि मतलब प्यार का इजहार कर रही है, ऐसा फील हो रहा है ना। तो
इसलिए ये शर्माने में लगी हुई है उस मूवमेंट को याद करते हुए। और जो हमारा एमसी होता है वो उस टोकन को एक्सेप्ट कर लेता है और तभी सिस्टम पर नोटिफिकेशन आता है कि आपका जो सिस्टम के द्वारा दिए गए मिशन में से 10 में से एक डिसिपल को आपने सिलेक्ट कर लिया है। आपको इसके लिए मुबारकबाद हो और इसके बदले में आपको रिवॉर्ड के बदले में एक समन और एक 1 लक की ड्रॉ चांस दिया जाता है। और तभी वे उस लड़की के पास जाता है और फिर कंधे पर हाथ रखते हुए उससे कहने लगता है कि आज से और अब से तुम मेरी डिवाइन इमॉर्टल सेट की स्टूडेंट हो और तुम्हारा बदला अब हमारा बदला है। और स्टार्टिंग के तौर पर तुम अपना बदला इधर से स्टार्ट कर सकती हो इस बंदे से जिसने तुम्हारी लाइफ को बिल्कुल नर्क जैसा बना दिया था। और इतना सुनने के बाद यह बहुत ज्यादा गुस्से में हो जाती है और लकड़ी उठाकर उसकी तरफ बढ़ने लगती है बिल्कुल गुस्से में और उससे कहने लगती है कि तुमने मेरी पूरी की पूरी फैमिली को पूरी तरीके से तबाह कर दिया और सभी मेंबर्स को मार दिया। अगर मैंने तुमसे आज बदला नहीं लिया तो मैं लिंक फैमिली की यंग मिस नहीं कहलाऊंगी। और वो उस लकड़ी के टुकड़े को उसके छाती में घुसेड़ देती है जिससे कारण उसके मुंह से और ज्यादा खून बहने लगता है। और तभी वो कहने लगती है लेनी यूनी, जब तुमने मेरे एंसेस्टर जेड को छुड़ाया था मुझसे और मुझे बुरी तरीके से ह्यूमिलेट किया था तब तुमने ये नहीं सोचा था कि तुम्हारे साथ भी एक ऐसा होगा और एक ऐसा दिन आएगा। और तुम उस समय पर इतना ज्यादा हाई उड़ने में लगे होते आसमान में, वो भी इसलिए क्योंकि तुम मर्करस के सन हो। क्या तुमने कभी सोचा था कि तुम्हारे साथ भी ऐसा होगा कभी? तुमने मेरी पूरी की पूरी लिंक फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दिया है तो आज मैं तुमसे बदला जरूर लूंगी। और वो उसको वापस उसकी छाती में घुसेड़ देती है और इस वक्त इतने ज्यादा गुस्से में होती है कि वो बार बार कर उस लकड़ी को निकालकर चाकू की तरह इस्तेमाल कर उसके सीने में घुसेड़े जा रही होती है। ये देखते हुए वो फैटिका काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो सेक्ट मास्टर यानी कि एमसी से कहने लगता है, सेक्ट मास्टर जरा हमारी जूनियर सिस्टर को देखिए, अगर ये सब चलता रहा तो बिल्कुल ठीक नहीं रहेगा। तभी हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि तुम्हें बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, उसे अपना गुस्सा निकाल लेने दो, ये चीज उसके भविष्य के लिए ज्यादा ठीक रहेगी अगर ये अपना गुस्सा यहीं पर निपटा लेती है तो। और नवी नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि उसने उस बंदे को वहीं पर मार दिया है और उसकी मौत हो जाती है और उसने अपना बदला ले लिया। और तभी सिस्टम नोटिफिकेशन देता है कि तुम्हें एक नया मैसेज आया है, तुम्हारे सेक्ट के स्टूडेंट लिंक फेयू ने अपने सबसे पहला किल किया है और प्रोफाइंड जनरल रियलमी एक्सपर्ट को मार दिया जिसके बदले में तुम्हें 300 सेक्ट पॉइंट दिए जाते हैं। ये पॉइंट देखने के बाद वो काफी ज्यादा खुश तो होता है लेकिन समझ नहीं आता कि ये है क्या चीज। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि फेबू ने उस बंदे को मार दिया होता है और वो बंदा मारा जा चुका होता है चंपू कहीं का। और उसको मारने के बाद वो वापस से एमसी के पास आती है और उससे कहने लगती है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया सेक्ट मास्टर और एल्डर ये जो आपने मुझे इससे अपना बदला लेने का मौका दिया और इसका एहसान मैं आपको कभी भी नहीं चुका पाऊंगी। और इसलिए मैं आपकी सामने आज मैं कसम खाकर कहती हूँ कि मैं डिवाइन इमॉर्टल सेट को कभी भी धोखा नहीं दूंगी और आपके स्टूडेंट बनकर आपका नाम रोशन करूंगी। तभी एमसी उससे कहने लगता है कि जो मेरा सेक्ट डिवाइन इमॉर्टल सेक्ट तुम्हें एक अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाएगा तुम्हारे कल्टीवेशन करने के लिए। अगर तुम उस एनवायरनमेंट का इस्तेमाल कर कल्टीवेट करवाती हो और रियल एक्सपर्ट बन पाती हो या फिर नहीं बन पाती हो, ये पूरी तरीके से तुम पर डिपेंड करता है। बट एक बात तुम हमेशा याद रखना कि हमारा जो डिवाइन इमॉर्टल सेक्ट है वो किसी से नहीं डरता, किसी के बाप में इतनी औकात नहीं है कि वो हमें डरा दे। और अगर हम अपनी पर आ जाते हैं तो हम किसी के पापा की भी नहीं सुनते, चाहे वो कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना जाए हमसे बदला लेने के लिए, हमसे लड़ने के लिए, हम उसको छठी का दूध याद दिला देंगे। तो तुम्हें इस बात के लिए बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, ना ही परेशान होने की जरूरत है। और ये सुनने के बाद फेबू रोना चालू कर देती है और रोते रोते एमसी का हाथ पकड़कर उससे कहने लगती है, पैट्रिच सेक्ट मास्टर मैं आपकी उम्मीदों पर खरी उतरूंगी। तभी एमसी मन में सोचते हुए कहने लगता है स्माइल मारते हुए कि मैं वाकई में एक कार्टूनिस्ट होने के काबिल हूँ, लोगों की फीलिंग को कंट्रोल करना तो बहुत ही आसान है मेरे लिए। तभी अचानक से उसे ख्याल आता है और पुराने बातों के बारे में सोचने लगता है और कहने लगता है कि मैंने इससे बड़ी बड़ी फेंक तो दी है लेकिन अगर क्या होगा कि मैं इससे कुछ भी न सिखा पाया तो। और बात करें लिंक फेबू की तो ये इस फैटी की तरह नहीं है, इसके पास ज्यादा दिमाग है इस फैटी से और इसे बेवकूफ बनाना इतना ज्यादा आसान नहीं होने वाला। तभी हमें दिखाया जाता है कि जो एल्डर ये होते हैं वो उसकी स्वॉर्ड देखते हैं और उससे पूछे लगते हैं फेबू से, क्या तुम एक स्वॉर्ड प्रैक्टिशनर हो? तभी फेबू उससे कहने लगती है, जी मास्टर मैं स्वॉर्ड प्रैक्टिशनर हूँ। और वो टोटली कंफ्यूज होती है कि आखिरकार ये एल्डर ये मुझसे यह क्या पूछने में लगे हुए हैं। तभी एल्डर ये उसे एक ऑप्शन देते हैं और उससे कहने लगते हैं, हे फेबू क्या तुम मेरी स्टूडेंट बनना चाहोगी? ये बात सुनने के बाद तीनों के तीनों काफी ज्यादा शॉक होते हैं, खासकर वो फैटी। तभी एमसी इस मौके का फायदा उठाते हुए फेबू से कहने लगता है, ये तुम्हारे लिए तुम्हारी किस्मत का, तुम्हारी जिंदगी का सबसे अच्छा मौका है। एल्डर ये इतनी आसानी से स्टूडेंट को एक्सेप्ट नहीं करते हैं लेकिन तुम्हें ये मौका मिला है, तुम्हें इस मौके को गंवाना नहीं चाहिए और इसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए।
आखिरकार तुम किसका इंतजार करने में लगी हुई हो? तुम फेवी काफी ज्यादा शॉक होती है इस वक्त और वो जल्दी से जाकर एल्डर ये के पैरों में गिर जाती है और उसका शुक्रिया कहती है। और तभी एल्डर उससे कहने लगता है कि तुम्हारे पास वाकई में बहुत ज्यादा अच्छी स्वॉर्ड है, लेकिन तुम्हारी जो स्वॉर्डमैनशिप है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। और लेकिन तुम्हें जिससे पहले कि मैं तुम्हें स्वॉर्डमैनशिप सिखाऊं, उससे पहले तुम्हारे जो इंटरनल इंजरीज है मैं उन्हें पहले ठीक करना चाहूंगा। जल्दी से उठो और मेरे साथ चलो। और वो टोटली कंफ्यूज होती है कि आखिरकार एल्डर ये करने के हवाले मेरी इंजरीज को ठीक करने के लिए। और वो सरप्राइज होते हुए अपने सेक्टर मास्टर का शुक्रिया कहते हुए वहां से निकल जाती है। और सेक्टर मास्टर भी कहने लगता है, यानी कि एमसी उससे कहने लगता है हाँ तुम जा सकती हो। और जब हमारा एमसी उनको जाते हुए देखता है तो मन में सोचते कहने लगता है कि अब मेरे सेक्टर में फेवी जैसी एक जीनियस स्टूडेंट है और तो और एल्डर ये जैसे पावरफुल एल्डर है। जब मैं इस दुनिया में पहली बार आया था तब मुझे एक पल के लिए तो इम्पॉसिबल लग रहा था कि मैं सच में इस सेक्ट को बना पाऊंगा और मिशन को कंप्लीट कर पाऊंगा। लेकिन अब ऐसे होते हुए दिख रहा है तो मेरा जो सेक्ट है वो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट हो रहा है और धीरे धीरे करके मेरी इच्छाएं पूरी होती जाएंगी। दूसरी तरफ जो फैटी होता है वो जब अपनी जूनियर सिस्टर को जानने की फेवी को जाते हुए देखता है तो मन में सोचते हुए कहने लगता है कि मेरी जूनियर सिस्टर का जो रास्ता है कल्टीवेट करने का वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। वो मुझसे पीछे आई थी लेकिन और वो ऑलरेडी एल्डर ये की स्टूडेंट बन चुकी हैं और मैं उनके सीनियर ब्रदर होने के नाते मैं अपने आप को उनसे कंपेयर नहीं कर सकता। और तभी वो मक्खन मारते हुए एमसी के पास जाता है और उससे कहने लगता है, ये सेक्ट मास्टर आखिर मेरे बारे में क्या, आप मुझे टेक्निक्स कब सिखाने वाले हो? तभी जो हमारा एमसी होता है उसके पीठ पर हाथ फेरता है और उससे कहने लगता है कि तुम अगर सच में टेक्निक सीखना चाहते हो तो तुम्हें सबसे पहले अपने वजन को कम करना होगा और जल्दी जाओ। हमारे सेक्ट की जो कुटिया का आसपास का इलाका है वह वाकई में बहुत ज्यादा गंदा हो चुका है, तो तुम जल्दी से जाओ और पूरे इलाके को साफ कर दो। ये बात सुनने के बाद फैटी काफी ज्यादा शौक में चला जाता है और गुस्से में आकर मतलब काफी ज्यादा उदास होकर घास उखाड़ना चालू कर देता है और पूरे इलाके को साफ करने लगता है। और मन में सोचे लगता है कि जब सेक्ट मास्टर ने मुझे अपने सेक्ट में रिक्रूट किया था उस वक्त तो उन्होंने मुझसे क्या क्या वादे किए थे कि मुझे पता नहीं क्या देंगे और मुझे किसी खजाने की तरह ट्रीट करने में लगे हुए थे, ये ट्रेजर ये कहने में लगे थे। और जैसी मेरी जूनियर सिस्टर यहाँ पर आ गई तो अब वो मुझ पर ध्यान भी नहीं दे रहा है और मुझे घास साफ करने का काम दे दिया है। और इसी तरीके से कुछ समय बीत जाता है और तभी सारी सिचुएशन जब शांत हो जाती है तभी हमारा एमसी अपने सिस्टम को चेक करता है और एट्रीब्यूट पैनल को चेक करने लगता है। और चेक करते हुए कहने लगता है कि लास्ट टाइम पर जब मैंने इस फैटी को अपने सेक्टर में शामिल किया था तब मुझे सिस्टम के तौर पर एल्डर ये के गिफ्ट में मिल गए थे। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि अब जब मेरे पास इतनी ज़्यादा टैलेंटेड डिसिपल स्टूडेंट आ चुकी है फेबू जैसी, तो अब मुझे ऐसी कितनी पावरफुल एल्डर मिलने वाली है। और जब वो उस पैनल को देखता है तो वो काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है, जहाँ पर देखता है कि तुम्हारे सेक्ट का जो लेवल है वो 1 है और अभी तुम सिर्फ मैक्सिमम 5 एल्डर्स को अपने सेक्ट में शामिल कर सकते हो। और स्टूडेंट की बात करें तो मैक्सिमम स्टूडेंट सिर्फ 10 रख सकते हो और तुम्हारे पास सिर्फ 300 सेक्ट पॉइंट्स हैं। और जब उस सेक्ट पॉइंट्स को देखता है तो समझ नहीं पाता कि आखिरकार ये है क्या। जो सिस्टम से पूछने लगता है कि आखिरकार ये किस तरीके के सेक्ट पॉइंट्स हैं, तभी जो सिस्टम उसे एक्सप्लेन करने लगता है और उससे कहने लगता है कि जो सेक्ट पॉइंट्स हैं उसका इस्तेमाल कर तुम ड्रॉ कर सकते हो और अपने सिस्टम को अपग्रेड कर सकते हो। और जैसे जैसे सिस्टम अपग्रेड होते जाएगा वैसे वैसे तुम्हारे जो समन्स हैं वो पहले के मुकाबले में और ज़्यादा पावरफुल बनते जाएंगे और तुम इन पॉइंट्स का इस्तेमाल कर मैजिकल ट्रेजर को भी बाय कर सकते हो सिस्टम के द्वारा। और ऐसे ही कई सारी चीजें। और जो स्टूडेंट की संख्या है एक्सेप्ट करने की वो भी बढ़ जाएगी सेक्ट की रैंक बढ़ने के साथ ही साथ। और इस बात को सुनने के बाद वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और कहने लगता है सिस्टम से कि आखिरकार सेक्ट पॉइंट को पाने का क्या सबसे ज्यादा आसान तरीका है। तभी सिस्टम उससे कहने लगता है कि अगर तुम्हें सेक्ट पॉइंट पाने हैं तो यहाँ पर सिर्फ 3 ही रास्ते बचते हैं। सबसे पहले तो सिस्टम के द्वारा जो तुम्हें मिशन प्रोवाइड कराए जाएंगे तुम उन मिशन को कंप्लीट करो तो उसके बदले में तुम्हें हायर जितनी ज़्यादा डिफिकल्टी हाई होगी उतने ज़्यादा तुम्हें सेक्ट पॉइंट्स मिलेंगे। दूसरा तरीका है कि तुम्हारे जो दुश्मन है तुम उतने अपने दुश्मनों को मार दो, जितने ज़्यादा पावरफुल तुम्हारे दुश्मन होंगे उतने ज़्यादा तुम्हें सेक्ट पॉइंट मिलेंगे। तीसरी बात है कि तुम जीनियस स्टूडेंट को रिक्रूट करो अपने सेक्ट में, जितने ज़्यादा जीनियस और टैलेंटेड स्टूडेंट होंगे उतने ज़्यादा तुम्हें सेक्ट पॉइंट मिल जाएंगे। ये बात सुनने के बाद एमसी कहने लगता है सिस्टम तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? जो लिंक फेवू है जो नई स्टूडेंट ज्वाइन की हुई है वो ऑलरेडी मतलब पीक स्टेज पर है मीडियम स्पिरिट रियलमी के, वो भी सिर्फ 18 साल की एज में। तो आखिरकार इसे हम जीनियस तो कह सकते हैं ना, वो भी टॉप जीनियस। तो आखिरकार जब इसने मेरे सेट को ज्वाइन किया तो मेरे सेट के पॉइंट्स क्यों नहीं बढ़े? तभी सिस्टम उसे बताने लगता है कि भले ही जो लिंक फेवू है वो काफी ज्यादा अच्छी उसकी क्वालिफिकेशंस है लेकिन उसके पास कोई भी स्पेशल साइक्यू नहीं है और ना ही किसी प्रकार के रियलमी कॉम्प्रिहेंशंस है।
तो इसलिए इसका जो जीनियस वाला जो ट्रेट है वो टॉप रैंक पर नहीं आता है। ये बात देखने के बाद वो काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है और कहने लगता है कि तुम्हारे कहने का मतलब है कि जो लिंग वेइफू है, आई मीन फेइवू है, वो टॉप जीनियसेस के रैंक्स में नहीं आती है। आखिरकार इसका क्राइटेरिया क्या है? अगर सच में टॉप टैलेंटेड की बात करना चाहती हो तुम, और अगर सच में वो टॉप टैलेंट नहीं है, तो सिस्टम तुम बता सकते हो कि जो तुम्हारा होस्ट है वो उसके टैलेंट कैसा है। तभी सिस्टम उसे नोटिफिकेशन बताता है और कहने लगता है कि जो मेरे एक होस्ट की जो क्वालिफिकेशन है वो मिड कोर है और तुम इतने तक खास नहीं हो, लेकिन तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पास सिस्टम है, यानी कि मैं हूँ, और जो मेरे मास्टर हैं उनके पास जब मैं हूँ तो वो टॉप नॉच टैलेंट कहलाएंगे। ये बात सुनने के बाद एमसी कहने लगता है कि तुम मुझे कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो या मेरी बेइज्जती कर रहे हो। और तभी वो काफी थक चुका होता है और थकते थकते वो सिस्टम से पूछने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो उस फैटी ली क्वीन की क्वालिफिकेशन क्या है। इसके बदले में सिस्टम कहने लगता है कि तुम्हें 100 सेट पॉइंट का इस्तेमाल करना होगा अगर तुम उसकी क्वालिफिकेशन को चेक करना चाहते हो। ये बात सुनने देखने के बाद हमारा एमसी काफी तो गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है कि जरा इस सिस्टम को देखो, मुझे इस फैटी की क्वालिफिकेशन को चेक करने के लिए भी इतनी ज्यादा सिस्टम कॉइन्स का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, बल्कि मैं वो एक छोटा सा इमॉर्टल है, मतलब मॉर्टल है, इंसान और कुछ नहीं, लेकिन मजबूरी है, चेक तो करना पड़ेगा। और जैसे ही वो सिस्टम उसको चेक करता है तो मुझे देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि सिस्टम उसे बताता है कि इस फैटी का जो टॉप टैलेंट है वो पीक लेवल पर है। और ये देखकर वो काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और इसको इस बात पर किसी को भी विश्वास नहीं होता कि इस चंपू जैसे दिखने वाले बंदे का टैलेंट पीक लेवल पर है और वो बेवकूफों जैसी हरकतें करने वाला बंदा सच में इसके अंदर पीक लेवल वाला मतलब टैलेंट हो सकता है। मुझे इस बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा। और हमें दिखाया जाता है कि इस फेटी की हरकतें कुछ अजीब सी होती हैं और वो घास निकालते हुए हमें दिखाया जाता है। और जब सिस्टम उसे आई मीन जो एमसी होता है वो उसे देखता है तो सिस्टम से कहने लगता है, जरा इस बेवकूफ को देखो, क्या तुम्हें ये सच में लगता है कि ये टॉप लेवल का टैलेंट है इसके पास? तभी सिस्टम उससे कहने लगता है कि जो सिस्टम है वो कभी भी झूठ नहीं बोलता और ना ही कभी गलती करता है। तो तुम्हारी जो डिस्टिपल स्टूडेंट ली क्विंग है उसके पास इमॉर्टल ब्लैक स्पिरिट टर्टल साइको है, जो कि इसने अभी तक अपनी बॉडी के अंदर एक्टिवेट नहीं किया है। ये बात सुनने के बाद एमसी उससे पूछने लगता है कि आखिरकार ये साइको की बात तुम करने में लगी हो ब्लैक स्पिरिट टर्टल्स, आखिरकार वो है क्या? तभी सिस्टम उसे एक्सप्लेन करने लगता है कि ये सबसे ज्यादा पावरफुल कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी पूरे वर्ल्ड में, और इसकी जो पावर की बात करें तो ये एब्सोल्यूट डिफेंस के लिए जाना जाता है और एब्सोल्यूट लॉन्गेटिविटी के लिए, यानी कि इसकी जो क्षमता है जीने की वो अनलिमिटेड है, ऐसा कह सकते हो। जब तक इसे कोई खुद से नहीं मार देता तब तक ये फैटी बंदा, यानी कि ये टर्टल्स वाले जो साइकी वो बंदा कभी भी मर नहीं सकता। भले ही पूरी की पूरी दुनिया तबाह क्यों नहीं हो जाए, ये बंदा नहीं मरेगा और ना ही कभी बुढ़ा होगा और इसकी लाइफ स्पॉन कभी भी खत्म नहीं होने वाली। और जब ऐसा एमसी देखता है तो वो कभी शॉक हो जाता है और कहने लगता है, क्या ये इस बेवकूफ के पास सच में इस तरीके का खतरनाक साकी हुआ है? मुझे इस बात पर विश्वास नहीं होता, लेकिन अगर सच में ऐसी बात है तो अगर इसके ब्लैक स्पिरिट टर्टल्स के आंखी को फुलेस्ट पोटेंशियल तक इसे ग्रो कर दिया और अच्छी तरीके से कल्टिवेट किया, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये फैटी वाकई में एक इमॉर्टल बन जाएगा। अब जबकि ऐसी बात आ गई है तो मुझे इस फैटी को जल्द से जल्द कल्टीवेट करना होगा। और तभी सिस्टम से कहने लगता है कि इसके साकी को एक्टिवेट करने के लिए मुझे क्या करना होगा। तभी सिस्टम उसे देख करने लगता है और वो फैटी वहाँ पर अजीब सी हरकतें देने लगता है और तभी वो हमें फैटी को दिखाया जाता है लिक्विंग को, जो कि वहाँ पर एक मिरर टाइप की एक इमेज बनाता, वो कुछ बनाता है गोल गोल, वो मिरर नहीं होता पर मिरर की एक्टिंग कर रहा होता है। उसे देखते हुए कहने लगता है, ये मिरर मिरर मुझे जल्दी से बताओ आखिरकार इस दुनिया में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है? और वो दूसरी तरफ जाकर अपने आप से कहने लगता है कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट लिu किंग है, यानी कि मैं हूँ। और अपनी तारीफ सुनने के बाद खुद ही हंसने लगता है और कहने लगता है, उसका अपनी तारीफ करता है भाई। और मतलब क्या चौमू बंदा है यार, जितनी तारीफ करो उतनी कम है इसकी। और हंसते हुए कहने लगता है कि वो मिरर, मुझे इस बात की उम्मीद नहीं थी कि तुम्हें सच में पता होगा कि अगर कौन सबसे ज्यादा हैंडसम और सबसे ज्यादा पावरफुल बंदा है। तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा नॉलेजेबल हो मिरर। और जब इस तरीके से सिस्टम और हमारा एमसी उसको हरकतें करते हुए देखता है तो सिस्टम भी उससे कहने लगता है, हे होस्ट, तुम्हें ये लगता है कि ये लिu किंग वाला बंदा है ये वाकई में पिटने लायक है? और ये बात सुनने के बाद तो हमारा एमसी भी सहमत होता है और उससे कहने लगता है, सिस्टम तुमने बिल्कुल सही कहा, मुझे भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है भाई, दोनों के दोनों एक साथ हो गए अब तो इसे पीटने के लिए। और तभी हमारा एमसी को यह लगता है कि आखिरकार इसको पीटने से और इसके साकी को जगाने से दोनों का आपस में क्या लेना देना है। तभी सिस्टम उससे कहने लगता है कि अगर इसके साकी को तुम्हें जगाना है तो सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है बुरी तरीके से मार खाना और पिटना। लेकिन हमारे एमसी को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार ये क्या बकवास किया जा रहा है सिस्टम यार, आखिरकार पीटने से और पावर से क्या रिलेशन है, आखिरकार चल क्या रहा है। तभी सिस्टम उसे एक्सप्लेन करने लगता है और उससे कहने लगता है कि इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो वाकई में बहुत ज्यादा स्पेशल है और इसे जगाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि इसे बुरी तरीके से पीटा जाए। और अगर तुम्हें इसकी बाहरी एक्सटर्नल तरीके से बुरी तरीके से पीटते हो तो इसकी बॉडी की जो मतलब जो ब्लड की जो ब्लड लाइन है ना और इसकी जो पावर है वो पूरी तरीके से एक्टिवेट हो जाएगी और उसका साइकिल एक्टिवेट हो जाएगा। ये बात सुनने के बाद हमारा एमसी उससे मन में सोचते हुए कहने लगता है देखते हुए कि अगर मुझे इसके साथी को जगाने के लिए किसी ट्रेजर की जरूरत पड़ी तो मुझे नहीं लगता कि मैं अभी कुछ समय के लिए ट्रेजर इसके लिए व्यवस्था कर पाता। लेकिन बात रही इसे पीटने की,
ये तो बहुत ज्यादा आसान है, ये तो मैं भी कर लूंगा, किसी पर भी छोड़ दूंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब तक हम इस ली क्विन को इतना ना मार दे कि ये बंदा मर जाए, तब तक मुझे नहीं लगता कि कोई परेशानी है। और वैसे भी इसकी बॉडी वाकई में बहुत ज्यादा पावरफुल है, तो मुझे लगता है कि ये इतनी जल्दी मारा भी जाएगा अगर हम इसे अच्छी तरीके से पीटते हैं, धोते हैं तो। और इसी तरीके से वहां पर जोड़े जोड़े की हवा चलने लगती है, और फैटी उस हवा को नोटिस करते हुए क्या लगता है कि आखिरकार यहाँ का जो मौसम है वो अचानक से इतना क्यों बदल चुका है, और इतना ज्यादा तेज हवाएं क्यों चल रही हैं। और वो आसमान की तरफ देखने लगता है बेवकूफ जैसी हरकतें करते हुए, और देखता है तो वहां पर बहुत ज्यादा एक हवा का बवंडर बन रहा होता है उस कुटिया के अंदर। उसको देखने के बाद ली क्विन काफी ज्यादा डर जाता है, और सीधे जाकर सेक्टर मास्टर जाने की एमसी के पैर पकड़ लेता, हाथ पकड़ लेता, और उससे कहने लगता है सेक्टर मास्टर आखिरकार यहाँ पर क्या चलने में लगा हुआ है, और जो आसमान में इतना बवंडर क्यों आ रखा है। तभी से हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, हमारी पूरी की पूरी सिचुएशन हमारे कंट्रोल में है। यहाँ तक कि इसकी भी फटी पड़ी होती है, और वो सिस्टम से पूछने लगता है कि आखिरकार ये साइक्लोन यहाँ पर क्यों आने में लगा हुआ है। तभी सिस्टम उसे एक्सप्लेन करने लगता है, और उससे कहने लगता है कि आपकी इस डिसिपल यानी कि स्टूडेंट लिंगफेई वो ऑलमोस्ट ब्रेक थ्रू करने वाले है प्रोफाउंड जनरल रियलमी में, और ब्रेक थ्रू करने के कारण इतना ज्यादा जब प्रमोशन कर रही है तो इतना ज्यादा शोर मचने में लगा हुआ है। ये सोच देखने के बाद वो सरप्राइज हो जाता है और काफी ज्यादा खुश होता है, और कहने लगता है कि मुझे इस बात पर विश्वास नहीं होता, ये तो वाकई बहुत सरप्राइजिंग है कि जो हमारे एल्डर ये गुचैन है वो वाकई में लिंग वेफू को ब्रेक थ्रू करने में मदद कर रहे हैं, और उसके जो इंटरनल इंजरीज है उसे भी ठीक कर दिया, हील कर दिया। और तभी वो फैटी से कहने लगता है कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी जो जूनियर सिस्टर फेवू है वो ऑलरेडी अचानक से ब्रेक थ्रू करने वाले प्रोफाउंड जनरल रियलमी में, और इसी के कारण यहाँ पर इतना ज्यादा बवंडर बवाल मचा हुआ है। और जब ये बात फैटी को पता चलती है तो वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। उन्होंने सोचते कहने लगता है कि जैसे ही जो जूनियर सिस्टर है वो डिवाइन इमोर्टल सेट को उसने ज्वाइन किया है, तो वो ऑलरेडी एल्डर ये की फॉर्मेडेबल मतलब सबसे ज्यादा पावरफुल एल्डर ये की स्टूडेंट बन चुकी है। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि वो उसे मदद कर रहे हैं ब्रेक थ्रू करने में। और यहाँ पर दूसरी तरफ देखा जाए तो मैं अभी भी एक तुच्छ सा इंसान हूँ, और मेरे पास कल्टीवेट करने के लिए कुछ भी नहीं है, यानी कि पावर हासिल नहीं कर पा रहा हूँ, कोई टेक्निक नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर कल यहाँ पर क्या चलने वाला है, मुझे इस बात का डर है कि फ्यूचर में मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब होने वाली है, कहीं मैं अपनी जूनियर सिस्टर से ना हार जाऊं, और सीनियर ब्रदर होने के नाते मुझे कुछ भी होकर उसे हराना होगा। तभी सेक्ट मास्टर उसके पिंच करता है और उससे कहने लगता है कि तुम्हें बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, कि मुझे पता है कि तुम्हारी सीनियर सिस्टर ब्रेक थ्रू कर रही है, लेकिन मैं तुम्हें कल से इतना अच्छी तरीके से ट्रेन करूंगा, इतना ज़्यादा पावरफुल बना दूंगा कि तुम्हें ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा अपनी जूनियर सिस्टर से और भी ज़्यादा पावरफुल बनने में, तो तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हें बस मेरी ट्रेनिंग को सहन करना होगा। ये बात सुनने के बाद फेडी कहने लगता है कि सेक्ट मास्टर आपको घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आपकी ट्रेनिंग को सहन करने के लिए तैयार हूँ। तभी ये बात सुनने के बाद सेक्ट मास्टर भी खुश होने लगता है, और उसके पिंच करते कहने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम्हारे सेक्ट मास्टर तुम पर विश्वास कर लेता है, और मुझे भी पता है कि तुम्हारी जो बॉडी है वो इसको झेल सकती है मेरे द्वारा दी गई ट्रेनिंग को। और वहाँ पर बहुत ज़्यादा भयानक मंसर हुआ होता है, मतलब बवंडर उठा हुआ होता है। तभी सेक्ट मास्टर हमारे फैटी से कहने में लगा हुआ होता है, हमारा जो सेक्ट है वो भी देखना चाहता है कि आखिरकार तुम कितने ज़्यादा पावरफुल बनोगे फ्यूचर में, और इंतजार करता है कि तुम कब प्रोफाउंड जनरल रियलमी पर पहुंचोगे, और जब तुम उस समय पर प्रोफाउंड रियलमी जनरल मतलब इस रियलमी को क्रॉस करोगे तो तुम भी क्या इतना बड़ा बवंडर बना पाओगे, देखेंगे वो तो फ्यूचर में पता चलेगा। और इसी तरीके से आसमान में बहुत बड़ा बवंडर बन जाता है और एनर्जी की बीम निकल रही होती है, और इसी सरप्राइज के साथ ये पार्ट खत्म होता है। तो नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा क्या ये सच में अच्छी तरीके से ब्रेक थ्रू कर पाएगी, क्या कोई यहाँ पर बवाल मचा देगा, क्या नए सरप्राइज आने वाले हैं, वो तो हमें बाद में ही पता चलेगा। लेकिन उसके लिए आपको मुझे बताना पड़ेगा कि नेक्स्ट पार्ट आपको कब चाहिए और या चाहिए या नहीं चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, सी यू नरा, साइनिंग आउट। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा गाइस, क्योंकि आगे के अपडेट्स आप तक तभी पहुंचेंगे।